सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस ऑटोनोमस जयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुलदीप सैनी और आज हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित होने वाली कक्षा 12 के गणित विषय के एक मॉडल पेपर के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे प्रश्न पत्र की योजना, किस तरह के प्रश्न आएंगे और उनको हम देखेंगे उनका कितना अंक बार है। साथ ही साथ दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि उन प्रश्नों को हम कैसे सोल्व करें, किस तरीके से उत्तर लिखें कि हम अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न पत्र की योजना। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्नों के प्रकारवार अंकवार, यानी जितने तरह के हमारे प्रश्न पूछे जाएंगे उनका प्रकार, वस्तुनिष्ठ या रिक्त स्थान बनने वाली जो भी जितने प्रकार के हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं, हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, वो कुल हमें मिलेंगे 15 प्रश्न मिलेंगे। एक प्रश्न 1 अंक का होगा और कुल 15 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसी प्रकार रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न कुल 7 होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और कुल 7 अंकों के होंगे। इसी प्रकार आगे बढ़े तो अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, यानी ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर बहुत छोटा होगा, वो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस प्रकार कुल ये 10 अंकों के होंगे। आगे आएंगे हमारे पास लघु उत्तरात्मक प्रश्न, छोटे उत्तरों वाले प्रश्न, वो कुल 12 होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस प्रकार कुल 24 अंकों के प्रश्न होंगे हमारे पास। हमें मिलेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर लंबा होगा, ये कुल 4 प्रश्न करने होंगे हमें, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। इस प्रकार कुल दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के अंक 12 होंगे। और अंत में हमें मिलेंगे निबंधात्मक प्रश्न, कुल 3 होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। इस प्रकार 12 अंक के होंगे और सारे अंकों को हम जोड़ें तो 80 नंबर का हमारा पेपर होगा। आगे बढ़े दोस्तों और देखते हैं कि ये प्रश्न हमें किस कैटेगरी में मिलेंगे या कौन से खंड में मिलेंगे। शुरू के जो 3 तरह के प्रश्न होंगे वो हमें खंड ए में मिलेंगे, यानी सेक्शन ए में। फिर हमें मिलेंगे आगे लघु उत्तरात्मक प्रश्न, वो खंड ब में। आगे वाले मिलेंगे हमें खंड स और द में। इसी प्रकार ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं विषय वस्तु का अंक बार, यानी प्रत्येक टॉपिक से हमें कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले संबंध एवं फलन से हमें 3 अंक के मिलेंगे। इसी प्रकार प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से हमें 4 अंक के, आयु इनसे हमें 5 अंक के, सारणिक से 5 अंक के, सातत्य एवं अवकलनीयता से हमें 8 अंक के, अवकलजों के अनुप्रयोग से हमें 6 अंक के और समाकलन से हमें 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं समाकलनों के अनुप्रयोग से हमें 4 अंक के, अवकल समीकरण से 6 अंक के, सदिश बीजगणित से 7 अंक के, त्रिविमीय ज्यामिति से 9 अंक के, रैखिक प्रोग्रामन से 4 अंक के और प्रायिकता से हमें 7 अंक के प्रश्न पूछ जाएंगे। इस प्रकार कुल 80 अंकों का हमारा प्रश्न पत्र होगा। दोस्तों, प्रश्न पत्र के साथ हमें कुछ निर्देश भी मिलते हैं, उन निर्देशों को भी जान लेते हैं जो हमें जरूरी होते हैं फॉलो करना। सबसे पहला निर्देश होगा कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यता लिखे, अपने रोल नंबर सबसे पहले हमें पेपर पर लिखने होंगे। दूसरा, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। दोस्तों, हमें जो भी उत्तर लिखना है, जो भी कैलकुलेशन करनी है, सारी हमें उत्तर पुस्तिका में ही करनी है। हमें पेपर पर सिर्फ और सिर्फ हमारे रोल नंबर से लिखने, इनके अलावा कुछ भी कहीं नहीं लिखना। जो भी लिखना है वो सब हमारी उत्तर पुस्तिका में ही लिखा जाएगा। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक ही साथ लिखें। जैसे दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए या अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न हो गए। अब इन प्रश्नों का जो खंड है उन खंड के सभी प्रश्नों को एक ही साथ लिखें। ऐसे नहीं कि पहले हमने खंड ए के क्वेश्चन कर लिए, फिर खंड ब के प्रश्न कर रहे हैं, फिर खंड स के कर रहे हैं, फिर वापस खंड ए के प्रश्न कर रहे हैं। दोस्तों, इस तरीकों से हमें बचना है। नेक्स्ट, प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर या विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माना जाएगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं अब प्रश्नों से। सबसे पहले खंड ए और उसमें भी बहुविकल्पीय प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे हम लोग कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न हमें दिया है, इसको सोल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखेंगे क्या होगा। कह रहा है कि यदि f फ्रॉम r टू r तथा
जी फ्रॉम आर टू आर फलन, दो फलन है, एक एफ है जो आर से आर में परिभाषित है, दूसरा जी है जो आर से आर में परिभाषित है। इस प्रकार है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स हो तो एफ कॉम्पोजिशन जी एक्स का मान होगा। दोस्तों ये हमें मान ज्ञात करना है। दोस्तों हम जानते हैं कि एफ कॉम्पोजिशन जी ऑफ एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है दोस्तों, अब जी ऑफ एक्स का हम मान रख दें यहां से, तो ये हो गया एफ ऑफ जी एक्स की जगह हो गया साइन एक्स। ठीक है, यानी इस फलन में जहां एक्स है वहां हमें साइन एक्स पुट कर देना है। रख देते हैं दोस्तों, देखो ये हो गया साइन एक्स का होल स्क्वायर, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से जो आपका आंसर मैच हो रहा है वही आपका आंसर है। दोस्तों ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि यदि आयु a इक्वल टू ए आई जे, ये एक मैट्रिक्स है ए आई जे, इसका क्रम है 2 गुणा 4, तो a में अवयवों की संख्या होगी। दोस्तों अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है ये जो क्रम दिया हुआ है इनको गुणा करके लिख दो, तो 2 गुणा 4 बराबर 8। दोस्तों यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, वो है ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी में, ये आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि फलन एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स है। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, एक्स के सभी मान के लिए संतत, केवल एक्स बराबर 0 पर असंतत, केवल एक्स बराबर 0 पर संतत, लास्ट है एक्स के सभी मान के लिए असंतत। दोस्तों हम जब एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स का जब ग्राफ बनाते हैं तो हमें ग्राफ इस तरह से मिलता है। यदि आप ये एक्स एक्सिस लें और ये y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू आप मोड ऑफ एक्स लें तो आपको ग्राफ इस तरह से मिलता है। दोस्तों जब आप इसमें देखेंगे कि x के सभी मान के लिए ये ग्राफ लगातार बन रहा है, इसका मतलब यही है कि ये फलन x के सभी मान के लिए संतत है। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, राइट। अतः एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, एक्स के सभी मान के लिए संतत। आप ग्राफ से भी देख के डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, अतः आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि समाकलन 1/√x dx का मान होगा। ये एक समाकलन दिया है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। दोस्तों इसे हम लोग लिख सकते हैं कि समाकलन x की घात -1/2 dx। इसका समाकलन तो बहुत ईजी है दोस्तों, हम लोग कर सकते हैं x की पावर -1/2, इसमें 1 जोड़ते हैं और ये जो पावर आ रही है -1/2 + 1, इसे यहाँ नीचे लिख देते हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि ये इसमें सीमाओं का मान नहीं दिया इस समाकलन में, अतः हम लोग समाकलन नियतांक c लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसे सोल्व कर लिया। x की पावर देखिए ये तो माइनस आधी है, ये +1 है, तो दोस्तों ये वैल्यू हो गई, ये वाली वैल्यू हो गई हमारे पास x की घात 1/2 और ये भी होगी 1/2 प्लस c, यानी x की घात 1/2 यानी √x, इसे लिख दिया तो हो गया 2 से मल्टीप्लाई हो गया प्लस c। ये आपका आंसर हो गया एग्जैक्ट। आप देख सकते हैं ये आपका आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम इन्हें सोल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये समाकलन कह रहा है sin स्क्वायर x अपॉन 1 + cos x इंटू dx का मान होगा। दोस्तों यदि sin स्क्वायर x सिंपल होता, 1 + cos x नहीं होता, तब हम इजी वे में इसका समाकलन कर सकते थे। क्योंकि यह 1 + cos x है, इसको सबसे पहले हम रिमूव करना चाहेंगे। तब देखते हैं दोस्तों कैसे समाकलन करें। ये हमारी समाकलन दिया है sin स्क्वायर x अपॉन 1 + cos x। इसको देखिए दोस्तों, यहाँ प्लस है ना, तो माइनस वाली संख्या से गुणा करा देते हैं। 1 - cos x से इस पूरे समाकलन को गुणा करा दिया और 1 - cos x से पूरे समाकलन को भाग करवा दिया इंटू dx। दोस्तों इसको लिखा जा सकता है कि समाकलन sin स्क्वायर x इंटू 1 - cos x अपॉन 1 + cos x इंटू 1 - cos x, यानी a + b इंटू a - b वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो हो जाएगा a² - b², यानी 1² - cos स्क्वायर x। ये हो गया 1² यानी 1 - cos स्क्वायर x इंटू dx। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं 1 - cos स्क्वायर x यानी sin स्क्वायर x, तो ये वाली टर्म पूरी और ये वाली टर्म कैंसिल, तो हमें बच गया सिर्फ इतना सा कि 1 - cos x इंटू dx। दोस्तों ये वैल्यू हो गई हमारे पास, समाकलन कर दिया, 1 का हो गया x, -cos x का हो गया -sin x
और प्लस समाकलन नियतांक c। दोस्तों आप अब देखिए x माइनस साइन एक्स प्लस सी, एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। दोस्तों यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, प्लस माइनस में अंतर सिर्फ यही है कि यहाँ माइनस साइन एक्स है या प्लस साइन एक्स है। हमारा आंसर है x माइनस साइन एक्स प्लस सी, तो एग्जैक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए, ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऐसे मिलते जुलते आंसर्स में हमें जल्दबाजी नहीं करनी है और हम बिल्कुल सही आंसर देना हमें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि वक्र y इक्वल टू रूट एक्स तथा रेखा y इक्वल टू एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। दोस्तों सबसे पहले इसका हम एक बार डायग्राम बना लें तो हमें बहुत कुछ पता चल जाएगा। दोस्तों बना लेते हैं, देखो डायग्राम, ये हमने कहा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है, एक तो है y इक्वल टू रूट एक्स यानी y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक इस तरह का पैराबोला है, ये इस तरह का एक पैराबोला है दोस्तों, राइट है। एक ये रेखा है, ये रेखा है दोस्तों। ठीक है, अब देखो हमें तो इनके बीच का क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला क्षेत्रफल चाहिए। सपोज ये बिंदु O है और ये बिंदु A है। हम बिंदु O के और बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करेंगे और फिर हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, समाकलन की सहायता से ज्ञात करेंगे। दोस्तों कैसे करें, देखो हमें एक तो दिया है कि y इक्वल टू तो दिया है रूट एक्स और एक में दिया है y इक्वल टू एक्स। दोस्तों इस इक्वेशन से मान इसमें हम लोग पुट कर दें, यानी ये इसका स्क्वायर कर दे तो ऐसे ही बन रही है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। इसमें हम y का मान रख दें, यहां से मान रख दें तो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यानी हमें मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। ठीक है दोस्तों, यहां से x कॉमन ले लें तो यह हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स बराबर 0। यहां से x बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। यहां से हमें x के दो मान मिल गए, x बराबर 0 और x बराबर 1। ये दोनों मान जब यहां आप रखेंगे तो आपको मिल जाएगा y बराबर 0 और y बराबर 1, किसी में भी रख दीजिए। तो अतः हमें ये वैल्यू मिल गई, जब x बराबर 0 तो y बराबर भी 0। तो इस बिंदु के निर्देशांक तो हो गए हमारे पास 0 0, ये तो है मूल बिंदु। और ये बिंदु A, इसके निर्देशांक हो गए 1 1, राइट है दोस्तों। अब समाकलन ज्ञात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले यदि हम लोग ये टोटल इसका समाकलन ज्ञात कर लें यहां से यहां तक, तो ये क्षेत्रफल हमें मिल जाए। उसमें से इसके लिए फाइंड कर लें तो ये वाला कम कर दें हम लोग टोटल में से, तो ये वाला बच जाएगा हमें। दोस्तों ज्ञात करें, देखो ये हो गया समाकलन, ये है y की वैल्यू रख दें यहां से, तो रूट एक्स इंटू डी एक्स, और x है 0 से लेके 1 तक, माइनस समाकलन ये भी x 0 से लेके 1 तक है और ये इसके अनुसार है x dx। दोस्तों समाकलन कर लेते हैं, बहुत इजी सा है। ये हो गया x की घात 3/2 इंटू 2/3, ये वैल्यू पुट कर दी 0 से 1, माइनस ये हो गया x स्क्वायर बटा 2, ये हो गया 0 से 1। ठीक है दोस्तों, वैल्यू पुट कर दे, अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहां से जब 1 पुट किया तो हो गया 2/3 और यहाँ 0 पुट किया तो सारा 0, माइनस देखें 1 पुट किया तो 1/2। ठीक है दोस्तों, और 0 पुट किया तो 0, यानी ये वैल्यू हो गई हमारे पास 4 माइनस 3/6 यानी 1/6। ये आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, और करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी में। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, कर सकते हैं इस तरह। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि व्यंजक 2 इंटू आई डॉट आई प्लस जे डॉट जे प्लस के डॉट के का मान है। दोस्तों देखने में तो आपको बहुत भारी लग रहा होगा, पर ये है बहुत इजी। कैसे, हम जानते हैं कि आई कैप डॉट आई कैप ये वैल्यू होती है 1, प्लस जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू होती है 1, के कैप डॉट के कैप की वैल्यू होती है 1, तीनों के बीच में प्लस है तो ये प्लस हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये 2 से मल्टीपल हो गया, तो ये तो होगी वैल्यू 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 यानी 6, और जो है आपके ऑप्शन डी में, ऑप्शन ड में आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, कर सकते हैं इस तरह से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि सदिशों a क्रॉस b तथा b क्रॉस a के बीच का कोण है। दोस्तों हम जानते हैं दो सदिशों को मल्टीप्लाई कराएं तो सपोज ये उनके डायरेक्शन है। जब सदिश मल्टीप्लिकेशन होता है तब हम जानते हैं a क्रॉस b इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a। अतः b क्रॉस a की भी डायरेक्शन जस्ट इसके विपरीत होगी, यानी इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण होगा, इतना कोण होगा। ठीक है दोस्तों, अतः ऑप्शन कितना होगा 180 डिग्री, ऑप्शन डी। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि कौन सा समूह है एक रेखा का दिक्कोजा नहीं है। कौन सा समूह नहीं है, 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से देखते हैं दोस्तों। देखो सबसे पहले
1 1 1 दिया है दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक रेखा है जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ कोण बना रही है। उस कोण का हम मान लें तो वो मान कोस फलन में मान लें तो वो 1 1 1 मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि वो रेखा एक्स एक्स के साथ 0 डिग्री, वाई एक्स के साथ भी 0 डिग्री और जेड एक्सिस के साथ भी 0 डिग्री का कोण बना रही है। ऐसी बात है, क्योंकि कोस 0 डिग्री यानी 1 होता है। इसका मतलब देखो ये हुआ कि वो रेखा तीनों अक्षों के साथ 0 डिग्री का कोण बना रही है। क्योंकि ऐसा तो संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि कोई भी रेखा एक साथ तीनों अक्षों के साथ 0 डिग्री का कोण बना ही नहीं सकती। अतः ये तो संभव नहीं है। क्योंकि ये संभव है 0 0, क्योंकि ये कोस 90 डिग्री पे मिलेगा, ये भी कोस 90 डिग्री पे मिलेगा, ये कोस 180 डिग्री पे मिलेगा। ये तो संभव है। इसी प्रकार ये भी संभव है, ये भी संभव है। अतः ये आपका आंसर होगा और ये हमारा आंसर है ऑप्शन ए। ये दिक्कोजा का समूह नहीं हो सकता 1 1 1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0.3 तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 0.6, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान होगा। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों जब घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हों तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अतः हम इनका मान दिया हुआ है, ये वैल्यू रख देते हैं 0.3 गुणा 0.6, ठीक है, मल्टीप्लाई करा दिया 0.18। राइट है दोस्तों, यही हमारा एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि दो घटनाएं स्वतंत्र होंगी यदि, ये चार ऑप्शन हमें दे दिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी दो घटनाएं स्वतंत्र हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि दोनों घटनाओं की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता समान होगी, जो संभव नहीं है, अलग अलग हो सकती है। राइट। अगला कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1, दो अलग अलग स्वतंत्र घटनाएं हैं, दोनों की प्रायिकताओं का योग 1 हो, ये भी आवश्यक नहीं है, एक से ज्यादा हो सकता है, एक से कम हो सकता है। दो अलग अलग स्वतंत्र घटनाएं हैं, प्रत्येक का 1 होता है मैक्सिमम, तो 2 हो सकता है ना, नहीं भी हो सकता है 0 0 हो, इनके बीच का हो। देखते हैं दोस्तों आगे ऑप्शन सी करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू बी बार, यानी दो इनके इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू बी बार इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। स्वतंत्र घटनाएं इसलिए लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। समझ में? आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि सदिश ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का परिमाण मोड ऑफ ए होगा। मोड ऑफ ए कैसे ज्ञात करें दोस्तों? सबसे इजी सा तरीका है, अंडर रूट लगा लीजिए, या आई कैप के साथ जो भी मल्टीपल में है उसका स्क्वायर कर दीजिए। आई कैप के साथ मल्टीपल में 1 है इसलिए 1 स्क्वायर, फिर प्लस कर दीजिए। जे कैप के साथ मल्टीपल 1 तो 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ के कैप के साथ मल्टीपल 1 तो 1 का स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों अंडर रूट 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो गया अंडर रूट 3। ठीक है दोस्तों, अतः आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। tan इनवर्स रूट 3 माइनस कोट इनवर्स माइनस रूट 3 का मान है। दोस्तों इनका मान हमें याद करना है। सबसे पहले तो देखो दोस्तों यहाँ माइनस है, इस माइनस को हम लोग रिमूव करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग इसे लिख सकते हैं कि tan इनवर्स अंडर रूट 3, हम जानते हैं कि कोट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। जब यहां से माइनस को हम बाहर लाना चाहते हैं, यहां से माइनस को जब बाहर लेकर आते हैं, इसे लिखा जा सकता है tan इनवर्स रूट 3 माइनस पाई माइनस कोट इनवर्स रूट 3। ठीक है दोस्तों, इसे सोल्व कर लेंगे तो ये हो गया tan इनवर्स रूट 3 माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स रूट 3। दोस्तों इन दो टर्म्स को एक साथ लिख दें तो इससे लिखा जा सकता है कि tan इनवर्स रूट 3 प्लस कोट इनवर्स रूट 3 माइनस पाई। दोस्तों अब हम जानते हैं कि जब tan इनवर्स रूट 3
प्लस कोट इनवर्स रूट 3, यानी ये जो वैल्यू आ रही है टेन इनवर्स के साथ और कोट इनवर्स के साथ जब ये समान होती है, दोस्तों हम जानते हैं कि जब टेन इनवर्स के साथ ये वैल्यू होती है और ये वैल्यू होती है, तब इसकी वैल्यू हो जाती है π/2 और ये माइनस पाई। अतः दोस्तों टोटल वैल्यू हो गई π/2 माइनस पाई, यानी माइनस π/2। ये प्लस का π/2, ये माइनस का पाई, अतः बच गया माइनस π/2। अतः आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ये करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि यदि ये एक मैट्रिक्स दे दी हमें, ये एक मैट्रिक्स दे दी, इनका जब मल्टीप्लिकेशन लिया तो हमें 0 आ रहा, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये एक रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, इनका मल्टीप्लिकेशन लिया जा सकता है। देखो इसको तो इससे गुणा कराएं तो 2x को x से मल्टीप्लाई करा दिया, माइनस 3 को 4 से गुणा करा दिया, बराबर 0 दिया गया है। आगे मल्टीप्लाई कराएं तो ये हो गया 2x² माइनस 12 इक्वल 0। यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ले लिया तो बचा x² माइनस 6 इंटू 2 बराबर 0। क्योंकि 2 तो 0 नहीं होता, इंप्लाइज x² माइनस 6 बराबर 0। इससे हम लोग x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो x² इक्वल टू लिख सकते हैं 6, इंप्लाइज x बराबर प्लस माइनस रूट 6। अतः आंसर हो गया दोस्तों हमारे पास प्लस माइनस रूट 6। तो ये ऑप्शन सही है दोस्तों आपका। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कह रहा है कि यदि ये एक मैट्रिक्स है, दोस्तों ये मैट्रिक्स हमें दी गई है पंक्ति मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, और ये कॉलम मैट्रिक्स है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, बराबर 0 दिया गया है, तो x का मान होगा, हमें x का मान ज्ञात करना है। दोस्तों ज्ञात करते हैं। दोस्तों देखो इसको मल्टीप्लिकेशन कराया जा सकता है, ये है 1 गुणा 2 मैट्रिक्स और ये है दोस्तों 2 गुणा 1 मैट्रिक्स, अतः इसका मल्टीप्लिकेशन कराया जा सकता है, संभव है, क्योंकि यहाँ इसमें कॉलम की संख्या और इसमें रो की संख्या समान है। ठीक है दोस्तों, करवा देते हैं। तो इस 2x को तो मल्टीप्लाई करा दिया इस x से, तो गया 2x इंटू x, और माइनस 3 को मल्टीप्लाई कराना है हमें 4 से, बराबर 0 दिया है। ये वैल्यू होगी 2x² माइनस 12 इक्वल 0। दोस्तों यहां से 2 कॉमन लिया जा सकता है, ले लेते हैं। तो यहां बचा x² माइनस 6 इक्वल 0, 2 इंटू x² माइनस 6 इक्वल 0, क्योंकि 2 तो 0 के बराबर नहीं हो सकता। अतः दोस्तों x² माइनस 6 बराबर 0 होगा। यहां से हम लोग x का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया कि x² इक्वल 6, अंडर रूट ले लिया तो x बराबर हो गया प्लस माइनस रूट 6। दोस्तों यही आपका आंसर है जो दिए गए ऑप्शन ए में है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम इनको सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि अवकल समीकरण dy/dx बराबर e की पावर x प्लस y का व्यापक हल है। दोस्तों इस अवकल समीकरण का हमें हल ज्ञात करना है। जो कर सकते हैं, बहुत इजी है दोस्तों। ये दिया गया है dy/dx बराबर e की पावर x प्लस y, इसे हम लिख सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर y। यहां से दोस्तों y वाली टर्म्स एक तरफ ले जाएं और x वाली टर्म्स दूसरी तरफ रख लें, तो हम इजी में सोल्व कर सकते हैं। देखो दोस्तों इस टर्म्स को तो मैं ले जाता हूं इधर और इस dx को मैं ले आता हूं इस तरफ, तो इसे लिखा जा सकता है कि dy/e की पावर y इक्वल टू e की पावर x इंटू dx। ठीक है दोस्तों, हम इसको अब इजी में सोल्व कर सकते हैं। ये हो गया e की पावर माइनस y इंटू dy इक्वल टू e की पावर x इंटू dx। अब समाकलन कर दें दोस्तों हम, तो ये हो गया माइनस इंटू e की पावर माइनस y इक्वल टू e की पावर x प्लस c1, जहां c1 हमने समाकलन नियतांक लिया है। ठीक है दोस्तों, ये माइनस वाला इसको हम लोग इस तरफ लें इस टर्म को, और इस टर्म को हम दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये वैल्यू हो गई e की पावर x, ये इधर नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो गया e की पावर माइनस y। सपोज ये इस तरफ जाके माइनस c1 हुआ, इसे हमने कह दिया c। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमें आंसर मिल गए। दोस्तों देखो दोस्तों कंफ्यूज नहीं है ना, मिलते जुलते आंसर हैं। ये e की पावर x प्लस e की पावर माइनस y बराबर c, ये तो हमारा आंसर आ ही रहा है दोस्तों, ये तो आ रहा है, ये तो करेक्ट है। अब और देख लीजिए दोस्तों कि जो ऑप्शन हमारे आंसर नहीं है वो क्यों नहीं है। यहाँ दिया e की पावर x प्लस e की पावर y बराबर c, यहाँ माइनस y नहीं दिया, इसलिए ये नहीं है। इसी प्रकार यहाँ माइनस x दे दिया, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। और यहाँ से देखें e की पावर माइनस x प्लस e की पावर माइनस y, ये भी आंसर हमारा नहीं है दोस्तों। इस प्रकार आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रकार के प्रश्नों की ओर। रिक्त स्थान की पूर्ति करो, ये हमारी प्रश्न है। हमें जो रिक्त स्थान दिया गया है वो हमें फिल करना है। कह रहा है कि यदि a बराबर, ये एक मैट्रिक्स दे दी 2x2 की, तथा b बराबर ये दूसरी मैट्रिक्स है, तो a प्लस b इसका मान है, इसका मान हमें ज्ञात
करना है दोस्तों इनको ऐड करना, हमें ऐड कर देते हैं। सबसे पहले ए मैट्रिक्स रख लें, फिर मैट्रिक्स बी रख लें, इनका मान रख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ ए का मान रख लेते हैं, बी का मान रख लेते हैं दोस्तों, ये रख लिया हमने। अब हमें ऐड करना है दोस्तों। हम जानते हैं कि यह पहली मैट्रिक्स का A11 एलिमेंट है, दूसरे मैट्रिक्स का B11 एलिमेंट है, यानी 1-1 पोजीशन पे जो एलिमेंट हैं उनको ऐड कर लेते हैं। इसी प्रकार 1-2, 2-1, 2-2 पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर लेंगे। तो 3 में ऐड कर लिया -1, तो 3 -1 -1 और -5, -1 और -5, ये 2 + 0 और ये 4 + 2। ठीक है दोस्तों, इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। यही हमारा आंसर है। ये हो गया 2, ये हो गया माइनस है, ये 2 और 4 और 2 6। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार हम इजी में कैलकुलेट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कोस x डिग्री का अवकल गुणांक है, इसका अवकल गुणांक हमें ज्ञात करना है। दोस्तों हम कोस फलन का अवकलन करते आए हैं। जब भी हमें जो कोण दिया है वो रेडियन में दिया हुआ हो तो हम इजी में ज्ञात कर लेते हैं। कोस x बराबर माइनस साइन x, इसका अवकलन गुणांक हो जाता है। चूंकि हमें यहाँ x डिग्री में दिया है तो सबसे पहले इसे दोस्तों हम रेडियन में बदलेंगे और फिर इसका अवकलन करेंगे। दोस्तों करते हैं, देखो अवकलन, माना y बराबर कोस x डिग्री, ये समीकरण 1 है। क्योंकि हम जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, अतः 1 डिग्री बराबर हो गया पाई बटा 180, अतः x डिग्री बराबर हो गया पाई बटा 180 गुणा x। ये हो गया समीकरण 2। ये मान हम दोस्तों समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रख दिया हमने, तो हमें मिल गया y बराबर कोस पाई बटा 180 इंटू x। ये रेडियन में है दोस्तों, और जब रेडियन में है तो इसका आसानी से अवकलन किया जा सकता है। दोस्तों अवकलन कर दिया, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हो गया dy/dx बराबर, ये कोस के लिए तो हो गया माइनस साइन, और यहाँ चूंकि पाई बटा 180 मल्टीपल में है x के साथ, तो यहाँ भी मल्टीपल में हो गया पाई बटा 180 इंटू साइन पाई बटा 180 x। ये हमारा अवकलन हो गया, अवकल गुणांक हो गया। क्योंकि पाई बटा 180 इंटू x को हम लिख सकते हैं वापस x डिग्री, इसलिए वापस x डिग्री लिख दिया। ये हमारा अवकल गुणांक हो गया माइनस पाई बटा 180 इंटू साइन x डिग्री। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि यदि fx बराबर x² माइनस 9 बटा x माइनस 3, x बराबर 3 पर संतत है, तब f3 का मान होगा। f3 का मान हमें ज्ञात करना है। कंडीशन दी गई कि यह तो एक फलन है और इस बिंदु पर फलन संतत है। दोस्तों संतत की कंडीशन का हम लोग उपयोग करेंगे और f3 का मान ज्ञात करेंगे। करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये फलन हमें दिया है x² माइनस 9 बटा x माइनस 3। दोस्तों इस पद है ना x² माइनस 9 को, इसको लिखा जा सकता है कि x माइनस 3 इंटू x प्लस 3। क्योंकि इस तरह से लिखने से x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो गया हमारे पास, तो बचा सिर्फ x प्लस 3। इसको हम लोग अब आगे जी में यूज कर लेंगे। क्योंकि fx x बराबर 3 पर संतत है प्रश्न के अनुसार, अतः हम लिख सकते हैं कि x बराबर 3 पर बाईं सीमा, x बराबर 3 पर फलन का मान और x बराबर 3 पर दाईं सीमा का मान बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, इन दोनों कंडीशन को हम लोग ले लें। इन दोनों को लेने पर हम देखते हैं कि f3 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h, ये दाईं सीमा 3 पर। इसका मतलब है कि जहां x है वहां 3 प्लस h पुट कर देते हैं दोस्तों। 3 प्लस h x था और ये प्लस 3 फलन का वाला, तो 3 और 3 हो गई 6, और लिमिट लगा दें h, तो ये हो गया 0, 3 और 3 बचे 6। इस प्रकार हमें वैल्यू मिल गई f3 बराबर 6। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि समाकलन 3x² प्लस 4x³ dx का मान होगा, इसका समाकलन करना है दोस्तों। कर देते हैं। देखो दोस्तों, ये हमें सपोज ये i दिया गया है, इस dx को हम लोग अलग अलग के लगा सकते हैं, तो हमने कर दिया। यहाँ से इस 3 को कांस्टेंट है बाहर ले लिया, तो ये हो गया 3 समाकलन x² dx प्लस 4 समाकलन x³ dx। इसका इजी में समाकलन जानते हैं दोस्तों हम लोग इस तरह से, क्योंकि समाकलन x की पावर n dx इक्वल टू होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, जहां c समाकलन नियतांक होता है दोस्तों। तो हमने इसी प्रकार फॉर्मूले का यूज किया। यहाँ n बराबर 2 है तो ये हो गया 2 प्लस 1 यानी 3, यहाँ 3 है तो 3 प्लस 1 बराबर 4, और यहाँ से ये जो पावर आ रही है ये डिवाइड करा दिया, यहाँ ये पावर 4 यहाँ डिवाइड करा दिया। देखो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो बचा x³ प्लस x की पावर 4 प्लस c, ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। इस प्रकार हम इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजी वे में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि यदि
लेमडा इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है, तब लेमडा का मान होगा। लेमडा का मान हमें ज्ञात करना है। कंडीशन ये दी है कि ये एक वेक्टर है, ऐसा वेक्टर है जिसका मापांक 1 है, इसलिए एक एकांक सदिश है। दोस्तों इसका यूज करते हैं। माना ये सदिश दिया गया है प्रश्न के अनुसार, ये सदिश ए है, क्योंकि प्रश्न के अनुसार इसका मापांक 1 होना चाहिए क्योंकि ये एकांक सदिश है। अतः मोड ऑफ ए बराबर 1, ये वैल्यू पुट कर लें। मोड ऑफ लेमडा इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 1। यहां से हम इस लेमडा को बाहर निकाल सकते हैं, तो इसे लिखा जा सकता है मोड ऑफ ए इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का मोड बराबर 1, क्योंकि ये वैल्यू तो हो गई लेमडा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं इजी वे में। तो यहाँ आई कैप के साथ मल्टीपल में दोस्तों 1, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ जे कैप के साथ मल्टीपल में 1, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ के कैप के साथ मल्टीपल में 1, तो 1 का स्क्वायर, और इन सबको जोड़ के हमें अंडर रूट कर दिया। इस प्रकार इसका मॉडुलस हमें मिल गया, मापांक मिल गया, बराबर प्रश्न के अनुसार 1 दिया है। क्योंकि ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लें, लेमडा इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 और इसका अंडर रूट, यानी अंडर रूट 3, और ये लेमडा यहाँ का, ये बराबर 1। अतः लेमडा बराबर हो गया 1/√3। ठीक है दोस्तों, कर सकते हैं। आगे बढ़े, बहुत इजी है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि ... घटनाओं ए और बी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। किस प्रकार की घटनाओं के लिए ये फॉर्मूला होता है? दोस्तों हम जानते हैं कि स्वतंत्र घटनाओं के लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं उनकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए। अतः हमारा आंसर हो गया स्वतंत्र घटनाओं के लिए ये फॉर्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान होगा। देखें दोस्तों, मुख्य मान देख लेते हैं। माना कोसेक इनवर्स 2 बराबर थीटा है। जब थीटा है तो इसका हम लोग दोनों तरफ कोसेक फलन ले लें, तो यहां से तो बचेगा 2 और इधर बचेगा कोसेक थीटा, इंप्लाइज कोसेक थीटा बराबर 2। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि कोसेक फलन में 2 का मान कब आता है? 2 मान जब आता है जब थीटा का मान π/6 हो, तब कोसेक π/6 इक्वल टू 2 होता है। इसे लिखा जा सकता है कि कोसेक थीटा बराबर कोसेक π/6, अतः थीटा बराबर π/6 आंसर हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, अतः कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान π/6 है। मुख्य मान तो π/6 है, बाकी व्यापक मान में बहुत सारे मान आएंगे हमारे पास। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें पहला है कि यदि 4 sin इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर पाई, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ज्ञात करते हैं, बहुत इजी में ज्ञात करते हैं। दोस्तों यहां देख लीजिए, यदि ऐसा होता कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, तो इसकी वैल्यू हम जानते हैं ये होती है π/2। कब? जब साइन इनवर्स फलन हो और कोस इनवर्स फलन हो, ये वैल्यू x से समान हो, तब यहां भी 1 मल्टीपल में होना चाहिए, यहां भी 1 मल्टीपल में होना चाहिए। परंतु प्रश्न के अनुसार यहां 4 मल्टीपल में है, तो अब हम क्या करें? इस 4 को 2 टुकड़ों में तोड़ लें, 3 और 1। ठीक है दोस्तों, तोड़ते हैं, फिर देखते हैं आगे किस तरह से रिजल्ट आता है। क्योंकि ये तो प्रश्न दिया है हमें, इसकी वैल्यू पाई के बराबर है, इसको लिख लिया 3 और प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 3 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल पाई। यहां से दोस्तों इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है π/2। ठीक है दोस्तों, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर होता है π/2। ये वैल्यू हम लोग पुट कर दें, तो ये वैल्यू इसकी इक्वल होगी 3 साइन इनवर्स x, तो ये बच गया, यहां से होगी π/2 बराबर पाई। प्रश्न के अनुसार इस π/2 को इस तरफ ले आए, ये प्लस का है, इस तरह की माइनस का हो जाएगा, तो बचेगा 3 साइन इनवर्स x बराबर π/2। इस 3 को यहां डिवाइड करा दें हम लोग दोस्तों, तो हमें बचेगा साइन इनवर्स x बराबर π/6। अब दोनों तरफ हम लोग साइन फलन ले लें, तो इधर तो बचेगा सिर्फ x बराबर साइन π/6। क्योंकि हम जानते हैं साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2, अतः वैल्यू होगी x बराबर 1/2। ये प्रश्न कह रहा था कि x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान हो गया x बराबर 1/2। ठीक है दोस्तों, कर सकते हैं इसे। इसी तरह के और भी क्वेश्चन हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि यदि x प्लस वाई बराबर ये एक मैट्रिक्स दे दी 2x2 की, तथा 2x माइनस वाई बराबर ये एक मैट्रिक्स दे दी हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना दोस्तों बहुत सिंपल सा है।
इसको गौर से देख लीजिए, यहाँ दिया है x प्लस वाई और यहाँ दिया 2x माइनस वाई। वाई तो हमें पूछ ही नहीं रहा, तो वाई को तो मैं एलिमिनेट कर दें। कैसे करें इन दोनों की हेल्प से, क्योंकि यहाँ तो दिया है माइनस का और यहाँ दिया है प्लस का वाई, राइट है। तो इन दोनों को हम जब जोड़ दें तो इजी में ज्ञात किया जा सकता है। करें ना दोस्तों, देखो सोल्यूशन कैसे करें, क्योंकि हमें दिया है x प्लस वाई बराबर ये वैल्यू, 2x माइनस वाई बराबर ये वैल्यू, दोनों को जोड़ दें तो ये x प्लस वाई और 2x माइनस वाई ये दाएं तरफ रह गया। बाएं तरफ वाली जो मैट्रिक्स हैं इनको इस तरफ लिख लिया हमने, क्योंकि यहाँ से माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल हो गया, ये 2x और ये x हो गया 3x, बराबर इनको जोड़ दिया, 2 और 1 3, इस प्रकार 1 और 2 3, 1 और 2 ये भी 3 और 2 और 1 3, इस प्रकार ये हमें 3x बराबर ये वैल्यू मिल गई। दोस्तों यहाँ 3 मल्टीपल में 3 से डिवाइड करा जा सकता है, तो x बराबर हो गया 1/3 और ये मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, यहां से 3 कॉमन लिया जा सकता है, 3 कॉमन ले लिया तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बचा x बराबर ये एक मैट्रिक्स, इसके सभी एलिमेंट्स 1 1 1 है। ठीक है दोस्तों, बढ़े आगे अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि रेखाएं x प्लस 1/1 इक्वल टू y प्लस 2 लेमडा इक्वल टू z माइनस 1/-1 तथा x माइनस 1/- लेमडा इक्वल 1 माइनस y/-2 इक्वल z प्लस 1/1 परस्पर लंबवत हों तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसा कंडीशन दिया है कि ये दो रेखाएं दी गई हैं, एक रेखा दूसरी रेखा, ये दोनों लंबवत हैं, तो लंबवत की कंडीशन जो होगी उसका हम लोग यूज करेंगे और लेमडा का मान ज्ञात करेंगे। यहां से देखो दोस्तों x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, z पॉजिटिव है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगली रेखा की ओर। अगली रेखा दी है, ये देखिए x पॉजिटिव है, देखिए यहाँ y नेगेटिव है। दोस्तों इसे हम पॉजिटिव बनाना चाहेंगे, क्योंकि तभी तो हम सेम आएंगे और हम कंडीशन को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ से z पॉजिटिव है, यानी यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ से y-1 और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा प्लस का 2। तो इस रेखा को लिखा जा सकता है दोस्तों x-1/- लेमडा इक्वल y-1/2 इक्वल z प्लस 1/1। प्रश्न के अनुसार ये रेखा और ये रेखा दोनों लंबवत हैं, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि ये एक रेखा तथा ये दूसरी रेखा यदि ये लंबवत होंगी, क्योंकि इस रेखा में ये a1 b1 c1 इस रेखा के दिक् अनुपात हैं, इसी प्रकार a2 b2 और c2 इस दूसरी रेखा के दिक् अनुपात हैं। इन दिक् अनुपातों का हम उपयोग करके लंबवत की कंडीशन हम जानते हैं कि ये दोनों रेखाएं लंबवत होंगी यदि a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 बराबर 0 हो। यदि ये 0 हो तब ये रेखाएं लंबवत होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। क्योंकि प्रश्न के अनुसार यहाँ रेखाएं लंबवत दी गई हैं, अतः दोनों रेखाओं से हम दिक् अनुपात हम ज्ञात कर लेंगे और उनको इस तरह से इस फॉर्मेट में रख लेंगे और इक्वल 0 पुट कर लेंगे, वहां से हमें लेमडा का मान मिल जाएगा। दोस्तों ये वैल्यू पुट कर लिया हमने, तब हमें मिल गया लेमडा की वैल्यू आगे सोल्व कर लिया, माइनस लेमडा प्लस 2 लेमडा माइनस 1 इक्वल 0, अतः लेमडा बराबर 1 मिल जाएगा दोस्तों में। अतः लेमडा का मान क्या हो गया दोस्तों 1। आगे बढ़ते आगे। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए फलन, ये फलन है x³ - 3 यदि x 2 से छोटा या 2 के बराबर है, x² + 1 यदि x 2 से बड़ा है। सिद्ध करना है कि x बराबर 2 पर संतत है, ये हमें प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूअस है x = 2 पर। ठीक है दोस्तों, करें। देखो दोस्तों प्रूव करते हैं, ये दिया गया फलन है, ये हमने लिख लिया फलन। बिंदु 2 पर हम फलन का मान निकालें तो ये हो गया, जहां x था वहां 2 पुट कर दे, 2³ - 3 बराबर 5, क्योंकि ये वैल्यू जाती है 8 - 3 बराबर 5। बाएं सीमा निकालेंगे 2 पर और अब तीन वैल्यू को बराबर पुट कर देंगे दोस्तों। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f(2 + 0) इक्वल टू, इसे लिखा जा सकता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f(2 + h)। इसका मतलब है जहां जहां फलन में x है वहां 2 + h पुट कर दो, यानी x की वैल्यू 2 से ज्यादा आ रही है, उस वाली कंडीशन में जब x की वैल्यू 2 से ज्यादा हो तो जहां x है वहां 2 + h पुट कर दो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। ये वाली कंडीशन थी हमारी दोस्तों, देख सकते हैं ये वाली कंडीशन जब x का मान 2 से ज्यादा है दोस्तों, जब ये हो गया x² + 1, और जब x का मान 2 या 2 से बराबर है तो x³ - 3, ये वाली दोस्तों कंडीशन हम पुट कर लेंगे। तो ये हो गया 2 + h का स्क्वायर + 1। इसको खोल देते हैं दोस्तों, ये हो गया 2 का स्क्वायर + h² + 4h + 1, यहाँ से 1 और 4 ये तो हो गई 5, ये h² और ये 4h। अब लिमिट लगाते हैं दोस्तों, ये वैल्यू हो गई 5 + 0 बराबर
5। इसका मतलब फलन का 2 पर मान 5 और फलन की दाईं सीमा 2 पर वो भी 5। बाईं सीमा और ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। बाईं सीमा ज्ञात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट ये f ऑफ 2 माइनस 0, इसको लिखा जा सकता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, यानी जहां x है वहां 2 माइनस h पुट कर दो। कब? जब x का मान 2 से कम है। देखो दोस्तों हम जानते हैं कि 2 माइनस h ये 2 से कम है, तो जहां कंडीशन है यहाँ वैल्यू पुट कर दी 2 माइनस h का क्यूब माइनस 3। ये एक संख्या a है, ये b, a माइनस b का होल क्यूब है, क्योंकि ये फॉर्मूला हम जानते हैं a माइनस b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3b इंटू a माइनस b। इस फॉर्मूले का यूज किया, इसका विस्तार कर दिया, तो इसे लिखा जा सकता है कि 8 माइनस h क्यूब माइनस 6h इंटू 2 माइनस h माइनस 3। दोस्तों ये है 8, यह माइनस 3, तो ये वैल्यू होगी 5 प्लस का, और अब यहाँ लिमिट लगा देते हैं, ये भी 0 ये भी 0, तो दोस्तों वैल्यू हमें मिल गई 5। इस प्रकार दोस्तों जब हम देख रहे हैं कि x बराबर 2 पर फलन की दाईं सीमा का मान, बाईं सीमा का मान और फलन का मान तीनों बराबर हैं, अतः x बराबर 2 पर फलन संतत है। इस प्रकार हम सिद्ध करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि दिखाइए कि फलन fx बराबर 7x स्क्वायर माइनस 3 x ग्रेटर देन 0 पर एक वर्धमान फलन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। दोस्तों ये एक फलन दिया है, हमें ये दिखाना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि ये एक वर्धमान फलन है। कब? जब x का मान 0 से बड़ा हो, तब हमें प्रूव करना है। दोस्तों हम इसे सिद्ध करेंगे अवकलन की सहायता से। दोस्तों सबसे पहले देखें, ये दिया गया फलन है, सपोज ये इक्वेशन 1 है, इसका हम अवकलन कर देते हैं x के सापेक्ष। अवकलन कर दिया तो हुआ f डैश x बराबर 14x, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 हमें प्रश्न के अनुसार दिया है। आप देख रहे हैं जब x का मान 0 से बड़ा हो तो ये तो पॉजिटिव है ही, और 14 ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये सारा पॉजिटिव होगा। यानी जब x का मान कितना ही पॉजिटिव ले लें आप, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 के लिए आपको ये ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा। अतः आप कह सकते हैं कि चूंकि f डैश x ग्रेटर देन 0, अतः fx एक वर्धमान फलन है। किसके लिए? जब x का मान 0 से बड़ा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x तथा रेखा x बराबर 3 के मध्य परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इनके मध्य का परिबद्ध क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, बहुत इजी में ज्ञात करेंगे, समाकलन के साथ ऐसे ज्ञात करेंगे। दोस्तों देखो दिया गया परवलय है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, प्रश्न के अनुसार दी गई रेखा है x बराबर 3। ठीक है दोस्तों, इनसे हम डायग्राम बना लेते हैं। इस डायग्राम की हेल्प से हम बहुत इजी में फाइंड कर पाएंगे। दोस्तों सपोज ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x एक्सिस इस तरफ बढ़ रही है, y एक्सिस ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ये मूल बिंदु है, हमने कहा ये 0 0 है। प्रश्न के अनुसार ये परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका हम लोग डायग्राम बनाए तो ये इस तरह से बन गया दोस्तों। ठीक है, आगे कह रहा है x बराबर 3, रेखा कैसी है? x बराबर 3, ये हमने कह दिया x बराबर 3। तो दोस्तों ये हमें ये जो बीच वाला क्षेत्रफल मिला, ये हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल हो गया। ये हमने कहा ये बिंदु मूल बिंदु है, ये O है। सपोज ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, या ये बिंदु M है। दोस्तों यहाँ देखते हैं कि आप इस परवलय में y की जगह माइनस वाई भी पुट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कैसे? माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसे आप लिख सकते हैं वापस y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो परवलय है ये एक्स के परितः समित है, यानी जैसा एक्स के जस्ट ऊपर की तरफ है वैसा ही यहाँ नीचे की तरफ भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो जितना क्षेत्रफल है वो इस वाले क्षेत्रफल के बराबर है, यही है। यानी हम ये क्षेत्रफल याद कर लें OAMO, ये इतना यदि याद कर लें और उसको 2 से गुणा करा लें तो पूरा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, पूरे के इक्वल रख सकते हैं दोस्तों। चूंकि चित्रानुसार अभिष्ट क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल हो गया AOBMA, राइट। इसे हम लिखा जा सकता है कि 2 गुणा क्षेत्रफल AOMA वापस इसके इक्वल लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? आपको कारण भी लिखना है दोस्तों एग्जाम में। दोस्तों आपको एग्जाम में कारण भी लिखना है दोस्तों। इससे होगा ये कि जो कॉपी चेक करेगा उसको पता चलेगा कि आप ये सब जानते हैं और इसकी वजह से, इस कारण की वजह से आपने ये फॉलो किया है। कारण हमारा क्या है कि परवलय x के सापेक्ष समित है, इस वजह से हम लोग लिखेंगे। दोस्तों हमारे जो मन में उस समय जो विचार आएंगे उन्हें हमें हमारी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। हमारे मन में जो चल रहे हैं हमने लिखा नहीं
तो जांचने वाले को पता नहीं चलेगा कि हमारे मन में क्या विचार थे, हम क्या जानते हैं और किस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। तो हमें दोस्तों सारे रीजन हमें लिखने होंगे ताकि हम अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें। दोस्तों अब हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि ये क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। करते हैं दोस्तों, समाकलन की सहायता से ज्ञात करते हैं। ये हो गया 2 इंटू इंटीग्रेशन। देखते हैं दोस्तों यहाँ से बहुत इजी सा है, यही कि यहाँ x की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है, 3 तक जा रही है, ये कर्व के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। ठीक है, ये कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। यहाँ हम लोग इजी में कर लेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकाली तो y इक्वल टू हो गया √4x। ठीक है, दोनों के लिए देखें तो प्लस माइनस, क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू, हम लेंगे सिर्फ पॉजिटिव वाला, y इक्वल टू √4x, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट में फर्स्ट चतुर्थांश में हम देख रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये समाकलन हो गया √0 से 3 y dx, y की वैल्यू पुट कर दी √4x। अब समाकलन कर दिया बहुत इजी में, इसे लिखा जा सकता है कि √4 इंटू √x। ठीक है, इस √4 की वैल्यू दोस्तों हम जानते हैं ये वैल्यू होती है 2, इसे ले गए हम लोग बाहर, हम ले आए बाहर, तो ये हो गया 2 गुणा 2, ये समाकलन 0 से 3 √x dx। ठीक है दोस्तों, अब इसका समाकलन हमारे लिए बहुत इजी है। ये वैल्यू होगी x की पावर 1/2 + 1 बटा 1/2 + 1, और ये वैल्यू पुट कर दें 0 से 3। ये वैल्यू हमने जब पुट कर दिया, ये x की पावर होगी आधा प्लस 1 बराबर हो गया 3/2, ये आधा प्लस 1 बराबर हो गया 3/2। पुट कर देते हैं x का मान, ये 4 तो है ही, इस 2 को हम बाहर ले सकते हैं, तो ये वैल्यू हो गई 8 और बटा 3, और ये वैल्यू हम लोग पुट कर दें तो ये वैल्यू हो गई इस प्रकार 3 की घात 3/2 माइनस 0, ये वैल्यू हो गई 8/3 गुणा 3√3, 3 से 3 कैंसिल, वैल्यू हो गई 8√3 वर्ग इकाई। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है समाकलन 0 से 3 dx बटा 9 + x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका समाकलन हमें ज्ञात करना है, बहुत इजी में ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये 9 है, 9 को लिखा जा सकता है इसे दोस्तों, इसे लिखा जा सकता है 3 स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, इसको मान लिया कि माना i बराबर है, ये दिया गया समाकलन है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि समाकलन 0 से 3 1/3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx, क्योंकि इसका समाकलन हम बहुत इजी में जानते हैं। कैसे होता है कि समाकलन यदि a से b हो 1/a² प्लस x स्क्वायर इंटू dx, तो यहाँ से हम इस a को ले लेते हैं, इसको डिवाइड करा देते हैं 1/a, और tan इनवर्स x/a, ये x बटा ये a, और अब ये लिमिट लगा देंगे a से b तक। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, और दोस्तों इजी में समाकलन करते हैं तो ये हो गया 1/3 tan इनवर्स x/3, और समाकलन की सीमा होगी 0 से 3 तक। अब x का मान एक बार 3 पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये 1/3 tan इनवर्स 3/3 माइनस tan इनवर्स 0/3, दोस्तों 0/3 को लिख सकते हैं वापस 0, तो ये हो गया 3/3 यानी 1, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं tan इनवर्स 1 यानी π/4, tan इनवर्स 0 यानी 0, तो ये वैल्यू होगी 1/3 π/4 माइनस 0, ये वैल्यू मल्टीप्लाई कराया तो हो गया π/12 है। इस प्रकार इस समाकलन का मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि सदिश ये a बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, सदिश b बराबर माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और c सदिश c बराबर i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप का योगफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों योगफल ज्ञात करना है, तीनों सदिशों को लिख लेते हैं दोस्तों। ये दिया गया सदिश a है, इसी प्रकार ये दिया गया सदिश b है, और ये दिया गया सदिश c है। तीनों का योग कर देते हैं, बाएं तरफ वालों को बाएं तरफ, दाएं तरफ वालों को दाएं तरफ, ये लिख दिया, ये योग कर दिया। सदिश a प्लस सदिश b प्लस सदिश c बराबर, यहाँ से इन तीनों को रख दिया वैल्यू। दोस्तों आई कैप वाली वैल्यूज को एक साथ ले लेते हैं, यहाँ से प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस का 1, तो ये वैल्यू हो गई प्लस का 1 माइनस 2 प्लस का 1 इंटू आई कैप। इसी प्रकार जे कैप और के कैप वाली वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब इनको सोल्व कर लेते हैं दोस्तों, ये वैल्यू होगी 0 आई कैप, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 8 जे कैप, प्लस यहाँ से हो जाएगी 13 के कैप। इस प्रकार इन तीनों सदिशों का ये योग हो गया दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि यदि दो सदिश सदिश a तथा सदिश b इस प्रकार हैं कि मोड ऑफ a बराबर 2, मोड ऑफ b बराबर 3, और सदिश a डॉट सदिश b यानी दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट बराबर 4 हो, तो a सदिश a माइनस सदिश b का मापांक ज्ञात करना है, मॉडुलस ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि मोड ऑफ a माइनस b का स्क्वायर इक्वल होता है सदिश a माइनस सदिश b डॉट सदिश a माइनस सदिश b, इस प्रकार लिखा जा सकता है दोस्तों। जब मल्टीप्लाई करा दिया तो दोस्तों ये हो गया
सदिश ए डॉट सदिश ए माइनस ये ए सदिश ए मल्टीप्लाई होगा इस माइनस सदिश बी से, तो ये हो गया माइनस ए डॉट बी। इसी प्रकार ये हो गया माइनस बी डॉट ए और प्लस बी डॉट बी, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों बी डॉट ए बराबर होता है ए डॉट बी। अतः यहां से हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, समान है या माइनस आ रहा है, हो गई माइनस 2 इंटू ए डॉट बी। ठीक है, और ये वैल्यू ए डॉट ए को लिखते हैं वापस मोड ऑफ ए का स्क्वायर, बी डॉट बी को लिखते हैं वो मोड ऑफ बी का स्क्वायर, और ये वैल्यू पुट कर दी। दोस्तों ये वैल्यू हमें दी गई है, प्रश्न के अनुसार दी है, ये दिया गया, ये वैल्यू भी हमें दी गई है दोस्तों, और ये वैल्यू भी हमें दोस्तों दी गई है। यहाँ मान पुट कर देते हैं दोस्तों, मान पुट कर दिया हमने तो मोड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर हो गया 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 प्लस 3 स्क्वायर। ऐसे ही दोस्तों ये वैल्यू होगी 4, ये वैल्यू होगी 8, ये वैल्यू होगी 9। सोल्व कर लिया दोस्तों, बराबर आ गया 5। ये तो कब है, जब यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, हमें तो प्रश्न में स्क्वायर पूछा नहीं तो हम अंडर रूट कर देंगे, तो यह मोड ऑफ ए माइनस बी बराबर अंडर रूट 5। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम इन प्रश्नों को सोल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है एक्स वाई और जेड अक्षों की दिक् को ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें तीनों अक्षों की दिक् को ज्ञात करनी है। दोस्तों बहुत इजी में ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस की ज्ञात करेंगे, फिर वाई और जेड एक्सिस की। एक्स एक्सिस स्वयं से 0 डिग्री, वाई एक्सिस से 90 डिग्री और जेड एक्सिस से 90 डिग्री का कोण बनाती है, ऐसा हम दोस्तों जानते हैं। अतः एक्स एक्सिस की दिक् को इस प्रकार हो जाएंगी कि कोस यहाँ से 0 डिग्री, कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री, क्योंकि इसका मान दोस्तों हम जानते हैं 1 होता है, ये 0 होता है, ये 0 होता है। अतः एक्स एक्सिस की दिक् को होगी 1 0 0। ठीक है, इसी प्रकार वाई एक्सिस की ज्ञात करेंगे तो वाई एक्सिस खुद से 0 डिग्री का कोण बनाती है, बाकी एक्स और जेड एक्सिस से 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो अतः वाई एक्सिस की दिक् को जाएंगी 0 1 0 और जेड एक्सिस की हो जाएंगी इसी प्रकार 0 0 1। हम लोग लिख सकते हैं इसी प्रकार वाई एक्सिस की दिक् को जाएंगी 0 1 0 और जेड एक्सिस की दिक् को जाएंगी 0 0 1। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, ये आ गया खंड बी में। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि tan π/4 प्लस 1/2 कोस इनवर्स a/b प्लस tan π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स a/b बराबर 2a/b। ये हमें सिद्ध करना है दोस्तों, बहुत इजी है दोस्तों। कैसे, इसको एक बार गौर से देख लें। तो यहां से देखते हैं, यहाँ tan फलन दिया गया दोनों में। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमें π/4 दिया गया दोनों में। ठीक है, यहाँ दिया है 1/2 कोस इनवर्स a/b, यहाँ 1/2 कोस इनवर्स a/b। फर्क इतना ही है कि यहाँ ये पॉजिटिव है और यहाँ ये निगेटिव है। ठीक है दोस्तों, इस कंडीशन हम लोग उपयोग करेंगे। इसे सपोज a माने, इसे b माने तो हो गया tan a प्लस b, और यहाँ से देखें इसे a माने, इसे b माने तो हो गया tan a माइनस b। दोस्तों इन फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे tan a माइनस b और tan a प्लस b का, और फिर उनका हम विस्तार करेंगे और इजी में कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। दोस्तों करते, माना ये दो वैल्यू समान दी गई है, इसे हमने कह दिया सपोज ये थीटा है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास 1/2 कोस इनवर्स a/b बराबर थीटा। अतः यहां से 2 को इस तरफ ले आए तो ये होगा 2 थीटा बराबर कोस इनवर्स a/b। दोनों तरफ हमने कोस फलन ले लिया तो यहां से बचा a/b बराबर कोस 2 थीटा, तो कोस 2 थीटा बराबर a/b। देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये दिया है tan π/4 और इस वैल्यू की जगह हमने पुट कर दिया थीटा। सिमिलर यहां भी हमने पुट कर दिया थीटा, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों tan a प्लस b इक्वल टू द tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, और tan a माइनस b इक्वल टू द tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है दोस्तों, इन फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करें, यहाँ प्लस है या माइनस है तो प्लस के लिए आ गया tan π/4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan π/4 प्लस tan थीटा। यहाँ के लिए वैल्यू हो गई tan π/4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा। दोस्तों हम जानते हैं tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ जहां भी आ रहा है ये वैल्यू 1 हो गई दोस्तों, ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू भी 1 हो गई। अब इसको सोल्व करते हैं दोस्तों आगे, तो ये हो गया 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। दोस्तों अब एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, तो इस वाले को तो इधर मल्टीप्लाई करवा दिया
और ये वाली संख्या को इधर मल्टीप्लाई करा जाए, दोनों को मल्टीप्लाई करा के हर में ही रख दिया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा। दोस्तों इसका विस्तार कर देते हैं, ये विस्तार कर दिया 1 स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा प्लस इसका भी विस्तार कर देते हैं, हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा अपॉन ये वैल्यू हो गई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहां से 2 टेन थीटा माइनस का और ये प्लस का कैंसिल आउट। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू, ये एक वैल्यू और ये एक वैल्यू, तो ये तो वर्ड दो, ये टेन स्क्वायर थीटा और ये टेन स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू होगी 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। दोस्तों हम जानते हैं इसकी वैल्यू हम लोग इजी में जानते होंगे, या इसका कोई बदला हुआ रूप हम जानते हैं। देखो इसको हम लोग डिवाइड करवा के इस तरह से फॉर्मूला लिखा जा सकता है, ये 2 ऊपर रह गया अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दोस्तों इसका मान तो आप जानते हैं इजी में, इसका नहीं जानते हैं कोई दिक्कत नहीं, इसका बदला हुआ रूप हम इस तरह से यूज करेंगे तब हम जानते हैं। इसकी वैल्यू होती है दोस्तों कोस 2 थीटा, जब कोस 2 थीटा इसकी मान होता है तो यहाँ वैल्यू पुट कर दिया हमने, तो इसकी वैल्यू होगी दोस्तों 2 अपॉन कोस 2 थीटा। क्योंकि कोस 2 थीटा की वैल्यू हम सबसे पहले याद कर चुके हैं, ये वैल्यू थी हमारे पास a बाई बी, अतः यहाँ वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो ये हो गया 2b बाई ए इक्वल टू RHS है प्रश्न के अनुसार। इस प्रकार हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि यदि a और b दो स्वतंत्र घटनाएं जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ a बराबर 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b बराबर 3/5 तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ b बराबर x, तब x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि दोनों स्वतंत्र घटनाएं, क्योंकि दोस्तों दोनों स्वतंत्र घटनाएं इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b। इस कंडीशन हम लोग यूज कर सकते हैं, क्यों, दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं। इस तरह से हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। दोस्तों इसका हम लोग मान पुट कर दिया, ये वाला मान यहाँ पुट कर दिया। अब जो वैल्यू हमें दी गई है वो वैल्यू हम पुट कर देते हैं। इसका मान हमें दिया प्रश्न के अनुसार 3/5, ये वैल्यू हमें दिया 1/2, ये वैल्यू हमें दिया x, ये वैल्यू हमें दिया 1/2 और ये वैल्यू दी हमें x। ठीक है दोस्तों, मान हो गया 3/5 बराबर 1/2 प्लस x, ये तो इसकी वैल्यू हो गई, और माइनस 1/2 गुणा x। आगे सोल्व कर लिया दोस्तों, ये हो गया 3/5 बराबर 1/2 प्लस x/2। यहाँ से x का मान हम बहुत इजी में ज्ञात कर लेंगे दोस्तों, इस प्रकार ज्ञात कर लिया तो हो गया x बराबर 1/5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि ये एक मैट्रिक्स है 2x2 की, और इसके बराबर ये है, ये मैट्रिक्स है 2x2 की, इसमें x, y और z का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत इजी में ज्ञात कर पाएंगे हम लोग। कैसे, यहाँ से देखें कि इस दी गई मैट्रिक्स में A11 पोजीशन पे, यानी 1 पोजीशन पे जो अवयव है x प्लस वाई, यहाँ वो 6 के बराबर है, तय हो गया x प्लस वाई बराबर 6, माना ये समीकरण 1 है। इसी प्रकार हम देखते हैं 5 प्लस z बराबर 5 है, यहाँ से z का मान इजी में ज्ञात कर लिया, यहाँ से आपने 5 को इस तरफ लाए, इंप्लाइज हो गया z बराबर 0। एक वैल्यू तो आपके पास बहुत इजी में ज्ञात हो गई, दो और ज्ञात करनी है दोस्तों। ज्ञात करें x इंटू वाई बराबर है 8, सपोज इक्वेशन नंबर 3 है। यहाँ से देखो x इंटू वाई है, यहाँ x प्लस वाई है, यहाँ से y का मान निकालें, यहाँ पुट कर दें। सही है दोस्तों, समीकरण 1 से देखें y बराबर 6 माइनस एक्स, ये सपोज इक्वेशन 4 है, इस समीकरण 4 से मान इस समीकरण 3 में हम लोग रख दें, इसमें रख दिया तो x इंटू 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8 हो गया। यहाँ से मल्टीप्लाई करा दें तो ये वैल्यू होगी 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8। इसको जीरो में सोल्व करेंगे, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। अब ये वैल्यू आ गई, यहाँ से x का मान ज्ञात करना है, इसको इजी में सोल्व करेंगे दोस्तों। माइनस 6x को हम दो टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, माइनस 4x माइनस 2x, तो इसको इस तरह से लिख लिया दोस्तों। अब तो इजी में ज्ञात कर लेंगे हम लोग, x कॉमन ले लिया और यहाँ से x माइनस 4 कॉमन ले लिया, x माइनस 4 इंटू x माइनस 2 इक्वल 0, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई x बराबर 2 और 4। अतः समीकरण 4 में जो हमें वैल्यू दी गई थी उसमें x का मान पुट कर दें, जब x बराबर 4 तो y बराबर हो गया 6 माइनस x, यानी x की वैल्यू पुट कर दें 4 तो 6 माइनस 4 बराबर 2, और जब x बराबर 2 हो तब y का मान हो गया 4। इस प्रकार हमने x, y और z की वैल्यू फाइंड कर ली। दोस्तों वहां z का मान आपको लिखा हुआ नहीं है, आप यहाँ भी इसे लिख सकते हैं समीकरण 2 से 5 प्लस z बराबर 5, अतः z बराबर हो गया 0। इस प्रकार आपने x, y और z सबकी वैल्यू याद कर लिए दोस्तों।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये एक सारणिक है, इसके बराबर 4ABC, ये होगा रिजल्ट। दोस्तों प्रूव करते हैं इसे, क्योंकि हमें बायां पक्ष से दिया गया है। हम यहाँ प्रारंभिक रूपांतरणों का उपयोग करेंगे। दोस्तों प्रारंभिक रूपांतरण का उपयोग करते हैं। प्रारंभिक रूपांतरण R1 माइनस R2 माइनस R3 से, यानी R1 में चेंज करना है। क्या करना है कि R1 में से हमें R2 घटाना है और R3 घटाना है। R1 क्या है, पहली रो, R2 क्या है, दूसरी रो, R3 तीसरी रो। ठीक है दोस्तों, तो हमें R1 में से कम करना है। हमें कर देते हैं दोस्तों, इस 1 में से, इस रो में से हमें ये दोनों रो घटानी है, ये दोनों रो घटानी है। दोस्तों ये घटा दिया, ये हो गया A माइनस B माइनस B, और इसी प्रकार ये बची हुई सारी। यहां से देखते हैं दोस्तों, ये A से A कैंसिल हो गया। दोस्तों यहाँ से C से C कैंसिल हो गया। यहां से आप दोस्तों देख रहे हैं, ये A से A कैंसिल हो गया, C से C कैंसिल हो गया। दोस्तों यहाँ से बचा -2B, यहाँ से बचा -2B, और बाकी सारी एंट्री सेम है। यहां से बचा सिर्फ 0। ठीक है, तो ये हमें मिल गई इस तरह से, इस तरह से दोस्तों हमें मिल गई। जब इस तरह से हमें मिल गई तो दोस्तों यहां से हम और आगे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करें, यहां से दोस्तों हम देख सकते हैं, यहां से -2B है, यहां से -2B है, इसे बाहर लिया जा सकता है। तो यहां वैल्यू होगी 1 अब दोस्तों इजी में रूपांतरण लगाते हैं। रूपांतरण C2 में से C1 कम करना। दोस्तों यानी C2 क्या है, ये पहला कॉलम है C1, ये दूसरा कॉलम है C2, ये तीसरा कॉलम है C3। अब इसे हमें करना क्या है कि 2 में से 1 को कम करना है। कर देते हैं दोस्तों, इस प्रकार कर दिया। 1 को तो सेम रह गया, 3 भी सेम रह गया। 1 को कम कर दिया 2 में से, तो 1 - 1 B माइनस A माइनस B और B प्लस C माइनस B। दोस्तों यहां से देख रहे हैं -B से -B कैंसिल, यहाँ से -B से ये +B कैंसिल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये वैल्यू इस तरह से मिल जाएगी, -2 इंटू ये वैल्यूज। अब इसका हम लोग मान ज्ञात कर लेते हैं। प्रथम पंक्ति से प्रसार कर देते हैं। प्रथम पंक्ति से प्रसार कर दिया तो ये -2 विस्तार कर देते हैं। देखो यहाँ से 1 के साथ दिस इंटू दिस, और ये तो सारी 0 हैं, तो इनके साथ जो भी आएगा वो सारा 0 हो जाएगा। इस प्रकार हमने ज्ञात कर लिया। यहाँ से -2B, यहाँ से देखते हैं दोस्तों, -1 इंटू -AC -AC, तो ये हो गया -2AC। -2 और -2 हो गया प्लस का 4, A B और C, तो ये हो गया प्लस का ABC इंटू 4। ये हमारा दायां पक्ष है, यही हमें प्रूव करने को कहा गया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि 8x = x + 1/x का अवकलज ज्ञात कीजिए। इसका दोस्तों हमें डेरिवेटिव ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करें, अवकलन के मूल प्रमेय से हम जानते हैं कि दो फलनों के भागफल का अवकलज निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात होता है, du/v/dx इक्वल टू, देखो दोस्तों सबसे पहले u का कर दो, v को छोड़ दो, ये u का कर दिया, v को छोड़ दिया, माइनस इस u को छोड़ दो और v का कर दो, ये u को छोड़ दिया, v का कर दिया, अपॉन v²। दोस्तों इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ये u है और ये वैल्यू v है। दोस्तों कर दिया हमने, इस प्रकार हमें मिल गया d/dx, किसका, x + 1/x का, ये u है और ये v है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले इसका अवकलन कर दिया, इसको छोड़ दिया, ये लिख दिया, माइनस अब इसका अवकलन कर दिया, ये कर दिया और इसको छोड़ दिया, अपॉन इस x का स्क्वायर। दोस्तों जानते हैं x + 1 का अवकलन 1 होता है और x का अवकलन 1 होता है, लिख दिया और सोल्व कर लिया। यहां से देखते हैं x से x कैंसिल, तो बचा -1/x²। तो ये रिजल्ट हमें मिल गया। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर log sin x अंतराल 0 से π/2 में वर्धमान है। ये हमें सिद्ध करना है। दोस्तों सिद्ध करते हैं प्रश्न के अनुसार, ये फलन दिया f(x) बराबर log sin x। ठीक है दोस्तों, इसका अवकलन कर दिया, अवकलन किया तो ये वह log का करें सबसे पहले, तो यहां से हो गया 1/sin x। अब sin x का करें तो हो गया cos x, तो रिजल्ट आ गया cos x/sin x यानी cot x। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों ये अंतराल 0 से π/2 में cos x हमेशा ही धनात्मक होता है, प्रथम चतुर्थांश है और प्रथम चतुर्थांश में सभी फलनों का मान धनात्मक होता है, अतः cot x का भी धनात्मक है। क्योंकि cot x धनात्मक है अतः हम कह सकते हैं कि ये f(x) > 0 इस अंतराल में, अतः ये दिया गया फलन इस अंतराल में वर्धमान है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि y² = ax³ + b के बिंदु 2, 3 पर खींची गई स्पर्श रेखा का झुकाव 4 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि ये एक हमें वक्र दिया है, इसका ये बिंदु है, इस पर स्पर्श रेखा खींचे, उस स्पर्श रेखा का झुकाव यानी उसका ढाल 4 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये दिया गया वक्र है, माना ये समीकरण 1 है, इसका समीकरण
a का x के सापेक्ष अवकलन कर दें। अवकलन करने पर हमें मिला 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 3ax²। b कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, यहाँ b का अवकलन हो गया 0। अतः यहां से हम ज्ञात कर सकते हैं dy अपॉन dx, तो ये हो गया 3ax² अपॉन 2y। प्रश्न के अनुसार यही तो है झुकाव, इसे हम लोग झुकाव कहते हैं, ढाल कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। प्रश्न के अनुसार इसकी वैल्यू इस बिंदु पर 4 है, यानी जब x का मान हम 2 रखें, y का 3 रखें, तो ये dy अपॉन dx की वैल्यू हमें 4 मिलेगी। मान रख दें दोस्तों, मान रख देते हैं, x और y का मान रख दिया, तो ये हो गया dy अपॉन dx 8.23, ये वैल्यू हो गई हमारे पास 2a। प्रश्न के अनुसार ये वैल्यू 4 दी गई है, अतः a बराबर हो गया 2। इस प्रकार दोस्तों हम ज्ञात कर सकते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, कह रहा है tan² 2x - 3 का समाकलन कीजिए। इसे इंटीग्रेट करना है, बहुत इजी में दोस्तों इंटीग्रेट कर पाएंगे। कैसे करें? सपोज ये i है, क्योंकि हम जानते हैं कि sec² x - 1 इक्वल टू होता है tan² x, इसको हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ के लिए। तो दोस्तों ये वैल्यू होगी sec² 2x - 3 - 1। अब दोस्तों इस dx को अलग अलग कर देते हैं, तो हो गया इंटीग्रेशन sec² 2x - 3 dx माइनस समाकलन dx। इसका तो इजी में जानते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। या आप जान रहे होंगे, सोच रहे होंगे 2x - 3 का क्या करें, तो इसकी जगह भी हम समथिंग दूसरा पुट कर सकते हैं। दोस्तों हमने कह दिया कि 2x - 3 बराबर t रख दें, तब इसका अवकलन करें तो 2x बराबर हो गया dt, इसका मतलब dx बराबर हो गया dt/2। तो ये इसमें वैल्यू पुट कर दें हम लोग, यहाँ वैल्यू पुट कर दें दोस्तों। dx का समाकलन तो हो गया x, ठीक है, तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये वैल्यू होगी 1/2 समाकलन sec² t dt, तो ये माइनस x। इसका समाकलन हम लोग इजी में कर सकते हैं, ये 1/2, ये हम जानते हैं sec² t dt, इसका समाकलन हो गया हमारे पास tan t। अब t का मान पुट कर दें हम लोग, तो ये हो गया 1/2 tan 2x - 3 - x + c। c क्या है? समाकलन नियतांक है दोस्तों। इस प्रकार हम इजी में इनका समाकलन कर सकते हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि अंतराल 0 से π/2 में वक्र y = cos x तथा x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल लिखिए। ठीक है, बहुत इजी में ज्ञात कर पाएंगे दोस्तों। हम ज्ञात करते हैं, हम जानते हैं कि वक्र का x अक्ष तथा x बराबर a से x बराबर b के मध्य परिबद्ध क्षेत्रफल इस प्रकार हम लोग ज्ञात करते हैं, समाकलन a से b। ये जो वैल्यूज हैं यहाँ से x बराबर a से x बराबर b, और ये वक्र ले लेते हैं जो वक्र दिया था y, और इसका x के सापेक्ष समाकलन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमें दिया है y = cos x, ये वैल्यू दी स्मॉल a यानी ये दिए 0, स्मॉल b यानी दिए π/2। बहुत इजी में याद करेंगे दोस्तों। अतः अभी क्षेत्रफल हो गया 0 से π/2 cos x dx। ठीक है दोस्तों, समाकलन कर देते हैं। हम जानते हैं cos x का समाकलन होता है sin x, और ये लिमिट लगा दी हो गया sin π/2 माइनस sin 0, sin π/2 की वैल्यू 1 और ये 0, अतः वैल्यू होगी 1 वर्ग इकाई, 1 वर्ग इकाई। ये अभिष्ट क्षेत्रफल हो गया दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए y = cx + a/c अवकल समीकरण। ये अवकल समीकरण दी गई है, इसका हल है दोस्तों। कैसे आप लोग कर पाएंगे? बहुत इजी तरीके से हम लोग करेंगे इसे। सबसे पहले ये जो वक्र दिया गया है इसका हम लोग अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। यदि हमें यही अवकल समीकरण मिल जाए तो हम लोग कह देंगे कि ये इसका हल है, वरना नहीं है। अवकलन करेंगे, कहीं कुछ वैल्यू आएंगी, इस कांस्टेंट c की जगह हम लोग पुट करेंगे दोस्तों। ठीक है, करते हैं, शुरुआत करते हैं। ये जो दिया गया वक्र है दोस्तों, यहाँ इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दें। अवकलन कर दिया तो हुआ यहाँ मिला dy/dx इक्वल टू, यहाँ से x का हो गया 1 और ये c बराबर ये इस तरह, इसको हमने कह दिया ये इक्वेशन नंबर 2 है। a/c का चूंकि कांस्टेंट है a और c है तो ये 0 हो गया। हमें देखो यहाँ से इस कांस्टेंट का मान मिल गया c का मान मिल गया dy/dx। इसका मान हम समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रख दें तो हम मिल गए इस प्रकार y = dy/dx × x + a/dy/dx, जो दी गई अवकल समीकरण है। अतः हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 जो दिया गया वक्र है वो अवकल समीकरण, दी गई अवकल समीकरण का हल है। करते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है सदिशों i कैप - 2j कैप + 3k कैप और 3i कैप - 2j कैप + k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इन दोनों सदिशों के बीच का कोण दोस्तों हमें ज्ञात करना है। करते हैं, बहुत इजी में। माना एक सदिश, इसे कह दिया सदिश a है, जो दूसरा सदिश है वो सदिश b है। हम जानते हैं कि सदिश a का मॉडुलस हम ज्ञात करें तो यहाँ से
आई कैप के साथ मल्टीपल में 1, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ से माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ से 3 का स्क्वायर, तीनों को जोड़ दिया, अंडर रूट कर दिया, तो वैल्यू मिल गई हमें अंडर रूट 14। इसी प्रकार वैल्यू हम निकालेंगे मोड ऑफ बी, वैल्यू भी हमें मिल गई अंडर रूट 14। क्योंकि हम जानते हैं कि ए डॉट बी मल्टीप्लाई कराएं तो आई कैप के साथ आई कैप वाला, तो 1 गुणा 3, तो ये प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2, ये प्लस 3 इंटू 1, इस प्रकार हमें सदिश ए डॉट सदिश बी का मान मिल जाएगा, जो वैल्यू हो गई हमारे पास 10। अब दोस्तों हम जानते हैं कि यदि सदिश ए और सदिश बी का कोण, बीच का कोण थीटा हो, तो हम लिख सकते हैं कि सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर मोड ऑफ ए डॉट मोड ऑफ बी इंटू कोस ऑफ थीटा। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू हम लोग जानते हैं, ये वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू हमें पता है, तो इजी में थीटा ज्ञात किया जा सकता है। मान रख दिया हमने दोस्तों, मान रख दिया तो हो गया 10 बराबर 14 इंटू कोस थीटा, कोस थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे, आ गया थीटा बराबर कोस इनवर्स 5/7। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि यदि दो इकाई सदिशों सदिश ए और बी के मध्य कोण थीटा है, तब सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बटा 2 बराबर 1/2 मोड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। क्या कह रहा है कि ये एक सदिश है, ये दूसरा सदिश है, दोनों इकाई सदिश हैं। कैसे हैं? इकाई सदिश है और उनके बीच का कोण थीटा है दोस्तों। ठीक है, और ये हमें प्रूव करना है दोस्तों। इजी में इसे प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं यही वैल्यू ले लें हम लोग, ये वैल्यू ले लें कि ए कैप माइनस बी कैप, इसका मॉडुलस लें, इसका स्क्वायर करें तो होता है कि ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप। दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करा दें, इसे लिखा जा सकता है कि ए कैप डॉट ए कैप माइनस ए कैप डॉट बी कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप प्लस बी कैप डॉट बी कैप। ठीक है, इसे लिखा जा सकता है दोस्तों ए कैप का मोड का स्क्वायर माइनस, क्योंकि हम जानते हैं ए कैप डॉट बी कैप बराबर बी कैप डॉट ए कैप होता है, इसलिए इसे इन दोनों टर्म्स की जगह एक लिखा जा सकता है, वो होगी -2 ए कैप डॉट बी कैप, और इसे लिखा जा सकता है कि बी कैप का मोड का स्क्वायर। राइट है, ये वैल्यू हम जानते हैं, क्योंकि इकाई सदिश दिया ऐसे, ये वैल्यू 1 होगी, ये वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है, ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू 1 और ये सेम रख दिया, 1 और 1 हो गए 2। इसे लिखा जा सकता है इस प्रकार 2 - 2 ए कैप डॉट बी कैप। यहां से दोस्तों हम लोग ये फॉर्मूला अपना लेंगे, जानते हैं कि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट होता है, इस प्रकार लिखा जा सकता है। यहां से देखते हैं इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, ये वैल्यू होगी 2 - 2 इंटू 1 इंटू कोस ऑफ थीटा। आगे सोल्व कर लेंगे दोस्तों, ये होगी 2 कॉमन ले तो हो गया 2 इंटू 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। दोस्तों हम जानते हैं कोस ऑफ थीटा इक्वल टू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अतः ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम लोग कोस थीटा की, तो ये वैल्यू हो गई, क्योंकि इसको इस तरफ ले जाओ आप लोग और इस वैल्यू को इस तरफ ले जाओ, तो ये हो गया 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये वैल्यू तो आई थी दोस्तों ए कैप माइनस बी कैप इसके मॉडुलस का स्क्वायर के। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लो दोस्तों, अंडर रूट ले लिया हमने इस प्रकार, तो हो गया ए कैप माइनस बी कैप इसके मॉडुलस इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2। दोस्तों यही वैल्यू हमें प्रूव करना था, इस 2 को इधर डिवाइड करा दो, अतः साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। यही दोस्तों हमें प्रूव करना था, यही सिद्ध करना था। इस प्रकार कर सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम आगे खंड से में सेक्शन सी में प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर π/4। दोस्तों ये हमें सिद्ध करना है, बहुत इजी में दोस्तों हम सोल्व कर पाएंगे, सिद्ध कर पाएंगे। बाएं पक्ष ले लेते हैं सबसे पहले, ये लिख लिया tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। दोस्तों इन दो के लिए हम लोग फॉर्मूले लगा सकते हैं, इन दो के लिए एक साथ लगा सकते हैं, लगा देते हैं दोस्तों। हम जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। इसका यूज कर लेते हैं, ये x ये y यहाँ के लिए, ये x ये y यहाँ के लिए। ठीक है, तो ये हो गया tan इनवर्स, इस प्रकार हमने लिख लिया। इनको सोल्व कर लेते हैं आगे दोस्तों, ये सोल्व कर लिया हमने और आगे सोल्व कर लिया इजी वे में। ये हो गया tan इनवर्स 12/34 प्लस tan इनवर्स 11/23। यहाँ से हम लोग फिर से हम जानते हैं दोस्तों और इजी वे में कर लिए इसे सोल्व, तो ये हो गया tan इनवर्स x, ये हो गया tan इनवर्स y। तो इनके लिए फिर से हम लोग फॉर्मूला लगा दें, वही फॉर्मूला फिर से यूज हो गया, तो हमारे पास इस तरह वैल्यू आ गई tan इनवर्स 325/325 यानी tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का मान हम जानते हैं π/4 होता है, जो कि प्रश्न के अनुसार दिया गया दायां पक्ष है, अतः प्रूव होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों इस प्रश्न में आपको
अथवा में भी प्रश्न मिलेंगे, यानी आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। प्रश्न कह रहा है यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 5/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 7/11, तब आपको ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। ये वैल्यू हमें दोस्तों 1, 2 और 3 वैल्यू दिए, 1, 2 और 3 वैल्यू में ज्ञात करवाने। दोस्तों 1 बाय 1 ज्ञात करते हैं, शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा फॉर्मूला दोस्तों हम जानते हैं। हमें ये तो ज्ञात ही करना है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस पार्ट को तो हम लोग इस तरफ ले जाएंगे, इस पार्ट को इस तरफ ले आए दोस्तों, ये ले आए हम लोग। ठीक है, अब इसका मान पुट कर दिया, इसका पुट कर दिया, इसका पुट कर दिया, प्रश्न के अनुसार दिया हुए वैल्यू है, ये वैल्यू हमने पुट कर दी, तो ये वैल्यू आ गई 4/11। बढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, क्योंकि फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये वैल्यू अभी हमने ज्ञात की है, ये प्रश्न के अनुसार दी गई है, ये वैल्यू पुट कर दिया हमने, तो मान हो गया 4/5। एक और पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये हमें अभी ज्ञात किया है और ये प्रश्न के अनुसार दिया है, मान रख दिया, मान मिल गया 2/3। ठीक है, बढ़े आगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि फलन fx, ये फलन दे दिया, इसका मान देख लीजिए x² प्लस m, कब? जब x 0 नहीं है, माइनस x² माइनस m, कब? जब x बराबर 0 है। प्रश्न के अनुसार ये x बराबर 0 पर संतत है, तो m का मान है, लिखिए m का मान ज्ञात करना है दोस्तों। बहुत ही जिम ज्ञात कर लेंगे, सबसे पहले जो दिया गया फलन है उसे लिख लिया, फिर हम x बराबर 0 पर फलन का मान, फलन की दाईं सीमा, फलन की बाईं सीमा का मान ज्ञात करेंगे और फिर तीनों को इक्वल ले लेंगे, m का मान ज्ञात कर लेंगे, बहुत इजी में कैलकुलेट हो जाएगा दोस्तों। x बराबर 0 पर फलन का मान ये आ गया, ठीक है, 0 पुट कर दें, हमें मिला -m। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, राइट हैंड लिमिट x बराबर 0 पर दाईं सीमा देखो निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, तो इस तरह से हमने लिख दिया f ऑफ 0 प्लस h, यानी जहां जहां x है वहां 0 प्लस h पुट कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 लगा दो, ये लगा दिया हमने 0 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस m और लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वैल्यू हमें मिल गई m। इसी प्रकार बाईं सीमा निकाल लेंगे दोस्तों, ये बाईं सीमा हमारे पास इस प्रकार मिल गई और बाईं सीमा हमारे पास आ गई m, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि x बराबर 0 पर फलन संतत है, अतः दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का मान तीनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमने ज्ञात कर लिया ये -m है, ये m है और ये m है। इन दोनों कंडीशन को आप ले लो, इन दोनों कंडीशन से आप लोग लेंगे तो इस m को इस तरफ ले आओ, तो यहाँ तो बचा सिर्फ 0 और यहाँ से बचा m प्लस m यानी 2m, तो आपको कंडीशन मिल गई 2m बराबर 0, अतः m बराबर 0। इस प्रकार दोस्तों हमने m का मान ज्ञात कर लिया, वो हुआ m बराबर 0। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि यदि x बराबर a cos t प्लस t sin t और y बराबर a sin t माइनस t cos of t, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहां से देख लीजिए, ये x है, ये t का फलन है दोस्तों, ये y है, ये t का फलन है, परंतु हमें ज्ञात क्या करवा रहा है, y का 2 बार अवकलन x के सापेक्ष। ठीक है दोस्तों, यानी x t का फलन है, y t का फलन है, परंतु हमें अवकलन करना है y का x के सापेक्ष, वो भी 2 बार अवकलन। ठीक है, याद करते हैं दोस्तों, ये प्रश्न के अनुसार हमें x की वैल्यू दी है, ये y की वैल्यू दी है, इसके हम लोग t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, हमें मिलेगा dx अपॉन dt बराबर, ये देखो a तो सेम आ गया, cos t का होता है माइनस sin t और सब इस t का कर दिया हमें, तो यहाँ से हो गया sin t और t को छोड़ दिया तो हमें मिल गया t cos of t। इसी प्रकार y का हमने अवकलन कर दिया, कर देते हैं दोस्तों। यहाँ से देखिए दोस्तों, ये sin t माइनस का ये sin t प्लस का कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचा dx अपॉन dt बराबर a इंटू टी cos of t। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूले से यूज कर लेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं, ये y दिया है, इसका हम लोग अवकलन याद कर लेते हैं, t के सापेक्ष हमें मिलेगा dy अपॉन dt, ये dy अपॉन dt मिल गया। अब हम जानते हैं कि dy अपॉन dx याद करना हो तो इसे लिखा जा सकता है कि dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, क्योंकि ये वैल्यू हम ज्ञात कर चुके हैं, ये वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं, ये पुट कर दिया हमने वैल्यू। दोस्तों यहाँ से देखिए, ये माइनस cos t, ये प्लस cos t कैंसिल होता है, यहाँ से बचा at sin t, तो ये हो गया at sin t और dx अपॉन dt आया था at cos t, यहाँ से at कैंसिल तो बचा sin t अपॉन cos t यानी tan t। तो दोस्तों हमें मिला dy अपॉन dx बराबर tan t। अब हमें इस रिजल्ट का फिर से x के सापेक्ष अवकलन करना है, समीकरण 3 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दें तो इसे लिखा जा सकता है d2y अपॉन dx स्क्वायर, यानी ये जो रिजल्ट मिल रहा है
यानी ये जो रिजल्ट है इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करना, यही मतलब है। तो ये लिख दिया डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। इस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये टी का फलन है, हम अवकलन कर रहे हैं एक्स का सापेक्ष, तो इसे हम टी के फलन में बदल लेते हैं। बाय चेन रूल से इसे लिखा जा सकता है कि डी अपॉन डी टी ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। अब ये वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे जीवन में, ये हमने पुट कर दिया, क्योंकि ये टी का फलन टी के सापेक्ष अवकलन जीवन में कर सकते हैं दोस्तों। तो tan टी का हो गया sec स्क्वायर टी, और दोस्तों ये dt अपॉन dx, चूंकि हमने dx अपॉन dt याद किया है तो ये हो गया 1 अपॉन a t cos ऑफ t। हमें इसे cos को हम लोग लिख सकते हैं, यहां से ऊपर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा sec t। तो एक sec t, तो यहां से sec स्क्वायर t, यहां से तो हो गया sec क्यूब t, और ये अपॉन a t, तो रिजल्ट मिला 1 अपॉन a t इंटू sec क्यूब t। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि समाकलन, ये एक समाकलन है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। दोस्तों इसे गौर से देख लीजिए कैसे करें। यहां से 1 है, इसका x के सापेक्ष बहुत ईजी में हो जाएगा। यहां से देखिए 2 tan x और फिर से मल्टीपल हो रहा है tan x प्लस sec x से, तो सबसे पहले तो इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं दोस्तों, फिर देखते हैं। माना ये जो समाकलन दिया ये i है, हमने मल्टीप्लाई करवा दिया इस तरह से। ठीक है, यहां से देखो तो हमें मिला tan स्क्वायर x, क्योंकि tan स्क्वायर x का हम सीधा सीधा समाकलन नहीं जानते, इसको थोड़ा सा रूप बदलते हैं। यहाँ है tan x sec x, इसको तो हम लोग इजी में ज्ञात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये समाकलन सबकी अलग अलग लगा दिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan स्क्वायर x को हम लोग sec स्क्वायर x में बदल लेते हैं दोस्तों। इसी को देखो tan अलग अलग लगा दिया, यहाँ से इस 2 को बाहर लिख दिया, यहाँ से इस 2 को बाहर लिख दिया, इतना ही किया। यहाँ से tan स्क्वायर x इक्वल टू हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। sec स्क्वायर x का समाकलन हम इजी में जानते हैं, 1 का भी जानते हैं। ठीक है, और इसका भी हम लोग इजी में जानते हैं दोस्तों। इसको लिखा जा सकता है इस प्रकार, इसका समाकलन कर दिया तो ये तो हुआ x, इस sec स्क्वायर x का इस तरह से हमने लिख लिया, ये 2 मल्टीपल, ये 2 यहाँ भी मल्टीपल हो गया तो हो गया -2 समाकलन dx, और इसको भी आगे लिख दिया दोस्तों, समाकलन कर दिया। तो यहां से तो देखो ये x और इसका sec स्क्वायर x का होता है tan x -2 इंटू x, और इसका हो गया 2 sec x प्लस समाकलन नियतांक c। इस प्रकार दोस्तों हम इनका समाकलन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये -2x है, ये प्लस का x है, तो ये हो गया माइनस का x। 2 टर्म्स को इसे लिख दिया दोस्तों। इसको सोल्व करते हैं। माना यहाँ fx बराबर sin x की पावर 5 है, राइट। यहाँ यदि हम x की जगह -x पुट कर दें तो इसे लिखा जा सकता है sin की पावर 5 -x, क्योंकि हम जानते हैं कि sin -x की वैल्यू होती है -sin x। अतः इसका यूज करके हम लोग लिख सकते हैं -sin x इसकी पावर 5, यानी -1 की पावर 5 इंटू sin x की पावर 5, क्योंकि ये वैल्यू हो जाएगी -1 और ये हो गया sin की पावर 5x, राइट है। तो इसकी ये वैल्यू हो गया माइनस इंटू fx। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि f ऑफ -x इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x। अतः ये जो दिया गया फलन है एक विषम फलन है, अतः दिया गया फलन विषम फलन है, और ये समाकलन की सीमाएं सिर्फ चेंज है, संख्यात्मक मान बराबर आ रहा है, तब हम लोग इससे लिख सकते हैं कि इसका समाकलन 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो फलन है, ये विषम फलन है, अतः मान हो गया 0। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19, कह रहा है कि एक सदिश R x, y तथा z अक्षों के साथ क्रम से 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री के कोण बनाता है। यदि इस सदिश का मॉडुलस लें, यदि वो 2 हो तो सदिश R ज्ञात कीजिए। करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम सदिश R के लिए दिक् को ज्यात करेंगे। दिक् को ज्यात करते हैं। प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि यह सदिश x, y और z अक्षों के साथ क्रम से 45 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री के कोण बनाता है। अतः L इक्वल टू हो गया cos 45 डिग्री यानी 1/√2, M हो गया cos 60 डिग्री यानी 1/2, और N इक्वल टू हो गया cos 120 डिग्री यानी -1/2। अतः सदिश R को लिखा जा सकता है LI प्लस MJ प्लस NK। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू पुट कर दी तो ये हो गया सदिश R। सदिश R बराबर इसे हम लोग जानते हैं कि सदिश R इक्वल टू होता है कि उस सदिश का मॉडुलस इंटू R कैप, यानी उस सदिश की दिशा में एकांक सदिश इंटू इन सदिश का मापांक। क्योंकि प्रश्न के अनुसार ये दिया गया है कि ये 2 वैल्यू दी गई है और ये हमने ज्ञात कर लिया, तो दोस्तों ये सदिश हो गया इस प्रकार हमारे पास। पढ़ते हैं दोस्तों। इस प्रश्न में भी आपको हमें मिलेगा एक क्वेश्चन, आप चाहो तो इसे सोल्व कर सकते हैं। यह प्रश्न है कि एक रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, कौन सा कार्तीय रूप ज्ञात करना है।
जो इस दी गई बिंदु से जाती है और इस रेखा के समांतर है। दोस्तों इस रेखा के समांतर जो रेखा होगी उसके दिक् अनुपात और इस रेखा के दिक् अनुपात समान होंगे। इस कंडीशन का हम लोग उपयोग करते हुए इस रेखा का कार्तीय समीकरण याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, वह रेखा जो बिंदु x1 y1 z1 से गुजरती है और उसके दिक् अनुपात यदि a b c हो तो उसका समीकरण हम जानते हैं इस प्रकार होता है x - x1 अपॉन a बराबर y - y1 अपॉन b बराबर z - z1 अपॉन c। दोस्तों a b c ईजीओ में ज्ञात कर लेंगे। प्रश्न के अनुसार ये 3, 5 और 6 ही होंगे क्योंकि ये रेखा इस दी गई रेखा के समांतर है। अतः a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर 6। ठीक है, x1 y1 z1 का मान प्रश्न के अनुसार दिया है -2, 4 और -5। ये वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। यहाँ पर रेखा -2, 4 और -5 से गुजरती है तथा इस रेखा के समांतर है। अतः इस रेखा की दिक् अनुपात हो गए 3, 5 और 6। अतः रेखा का अभिष्ट समीकरण इस प्रकार हो गया, वैल्यू पुट कर दिया हमने। ठीक है, बढ़ते आगे दोस्तों, इसे सोल्व करना है। माना ये दिया गया समाकलन i के बराबर है, माना x³ = t है, अवकलन कर दें तो अवकलन हो गया 3x² dx = dt। दोस्तों यहां से x² dx की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया x² dx = dt/3। ये वैल्यू तो हम लोग इसकी जगह यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ t आ जाएगा, यहाँ t² हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू समीकरण 2 और 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर i = हो गया 1/3 समाकलन dt/t² + t। यहां से दोस्तों हम लोग t कॉमन लिया जा सकता है, तो ये हो गया 1/t × t + 1, ये वाली टर्म। दोस्तों अब इस वाली टर्म का हम लोग आंशिक भिन्नों की सहायता से इसे अलग अलग कर लेंगे और ईजीओ में समाकलन किया जा सकता है। आंशिक भिन्न करने पर दोस्तों कर लेते हैं, माना ये जो भी वैल्यू इसके इक्वल लिखा जा सकता है कि a/t + b/t + 1, इस तरह से हम लिख सकते हैं। दोस्तों एलसीएम ले लें तो ये एलसीएम आने के बाद ये हो गया 1 = a × t + 1 + b × t, इस प्रकार दिया। दोस्तों यहां हम t बराबर 0 पुट कर दें, t बराबर 0 तो ये हो गया 0। दोस्तों ये वैल्यू होगी 0 और ये वैल्यू भी होगी 0, तो हमें बचा a × 1 = a, यानी a = 1, a का मान हमें मिल चुका है। दोस्तों t बराबर 1 पुट कर दें, t बराबर 1 पुट कर दें और a की वैल्यू पुट कर दें दोस्तों, तो ये हो गया 1, ये दिया गया a की वैल्यू 1 और ये 1 + 1 और प्लस b × 1, यहां से हो गया 1 बराबर ये होगी 2 + b। इस प्रकार b बराबर -1 हमें मिल जाएगा या 1 बराबर -b। अतः समीकरण 1 से समीकरण या b जो 1 आया था हमारा उसमें वैल्यू रख दिया, तो हो गया 1/3 समाकलन हमें करना है 1/t dt। ये a की वैल्यू पुट कर दी, ये b की वैल्यू पुट कर दी इसकी जगह, और अब हम ईजीओ में समाकलन कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि समाकलन 1/x dx = log(x), अतः ये हो गया log(t - log(t + 1)। अब दोस्तों t का मान पुट कर देते हैं ईजीओ में, तो इस तरह हमें आंसर मिल जाएगा। माना ये दिया गया समाकलन i के बराबर है, यहाँ हम पुट कर दें x² = t implies 2x dx = dt। दोस्तों यहाँ आपको 2 दिया हुआ नहीं है तो हम लोग 2 से गुणा करा सकते हैं, 2 से भाग करवा सकते हैं, तो अतः i हो गया 1/2 इंटू समाकलन 2x dx अपॉन x की पावर 4 + x² + 1। इसकी वैल्यू हमारे पास ये रही, यहाँ से वैल्यू ये पुट कर देंगे, यहाँ से भी वैल्यू पुट कर देंगे। दोस्तों वैल्यू पुट कर दी 1/2 dt अपॉन t² + t + 1। दोस्तों अब यहाँ पूर्ण वर्ग बनाएंगे, कैसे बनाएं? यहाँ देखो 2 नहीं है तो 2 से गुणा कराएं, 2 से भाग कराएं, सही है ना दोस्तों? तो 2 से गुणा कराया, 2 से भाग कराया, क्योंकि 1 है। देखिए यहाँ से हम लोग जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर होता है कि a² + b² + 2ab। दोस्तों यहाँ से देखिए ये a² तो हमें मिल रहा है t², यहाँ से देखिए 2 भी मिल रहा है हमें, ये 2 मिल गया। a की वैल्यू हमें मिल रही है, a की वैल्यू में मिल रही है t, ये भी मिल गया। क्योंकि b की वैल्यू नहीं मिल रही, b की वैल्यू हमारे पास यहाँ है 1/2, तो हम 1/2 का स्क्वायर यहाँ जोड़ दें और यहाँ घटा दें। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लें। तो दोस्तों इस टर्म से और इस टर्म से हम लोग लेके सोल्व करते हैं। इस तरह लिखा जा सकता है 1/2 समाकलन dt अपॉन t + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 1/4। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देख लें, इसको सोल्व कर लिया तो हो गया √3/2 का होल स्क्वायर। इसको ईजीओ में समाकलन किया जा सकता है, ये x मान लीजिए, ये a मान लीजिए, तो हो गया ना 1/a² + x² × dx। इस वाले फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, और यूज कर लिया, समाकलन कर लिया, तो इस प्रकार हमें वैल्यू मिल गई है दोस्तों। ठीक है, अब t का मान पुट कर देते हैं, ये t का मान पुट कर दिया और ईजीओ में सोल्व कर लिया। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि अवकल समीकरण
ये अवकल समीकरण है, इसको हल कीजिए दोस्तों। यहां से देखिए 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी वाई इक्वल 1 माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स। दोस्तों ये तो एक्स वाली टर्म होगी, ये वाई का फलन पार्ट है, ये एक्स का फलन है और ये डी एक्स है। ठीक है तो दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। ये दी गई अवकल समीकरण है, इसको हम लोग ऐसा करते हैं, चरों को पड़ता करते हैं, एक्स वाली एक तरफ और वाई वाली एक तरफ कर लिए तो dy इक्वल टू हो गया 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। क्योंकि इसका मान हम बहुत इजी में पुट करना चाहते हैं दोस्तों। हम जानते हैं कैसे करें, समाकलन कर लें दोस्तों। समाकलन कर लिया क्योंकि हम जानते हैं कोस ऑफ एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंप्लाइज इस वाले टर्म को इधर ले जाऊं मैं, इस वाले टर्म को इधर ले आऊं, यानी 1 माइनस कोस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और साथ ही साथ हमें चाहिए 1 प्लस कोस एक्स के लिए वैल्यू, क्योंकि होता है कोस एक्स इक्वल टू दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है कि 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। यहां से हम लोग इस 1 को इस तरफ ले जाएं तो हो गया 1 प्लस कोस एक्स इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहां से हमने देखो वैल्यू जो समाकलन है उसमें पुट कर दिया तो ये वैल्यूज हमारे पास मिल गया इस प्रकार। यहां से देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसे लिखा जा सकता है दोस्तों 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। इसको हम लोग इजी में कर लेंगे चेंज, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 ये चेंज कर लिया, अब समाकलन कर दिया, ये हो गया y, ये हो गया 10 एक्स बाई 2 इंटू 2 और ये माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है इस प्रकार दोस्तों हमने समाकलन कर लिया, यही दी गई अवकल समीकरण का हल है। हल का मतलब यहाँ y का मान है, x और y में यहाँ से अवकलज हमें रिमूव करने हैं, हटाने हैं दोस्तों। इसमें अथवा में भी आपको प्रश्न मिलेगा, वो भी देख लेते हैं। कह रहा है कि अवकल समीकरण, ये अवकल समीकरण है, इसको हल करना है। ठीक है दोस्तों ये दी गई अवकल समीकरण है, हमने लिख दिया क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे ये है dy अपॉन dx प्लस y tan x इक्वल टू y स्क्वायर sec x। ये देखो प्रत्यंतर चर y, यहाँ से प्रत्यंतर चर मल्टीपल में, यहाँ प्रत्यंतर चर की पावर 2, तो ये बर्नौली समीकरण है। इसको हल ऐसे करें कि ये y स्क्वायर है, इसको इधर डिवाइड करा दें दोस्तों हम लोग। ठीक है तो y स्क्वायर से भाग कराने पर भाग करा दिया तो ये हो गया 1 अपॉन y स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन y tan x इक्वल टू sec x। ये माना ये समीकरण 2 है। अब हम मान लेते हैं माना 1 अपॉन y बराबर z है, इसका अवकलन कर दें तो हो गया माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल टू dz अपॉन dx। इस माइनस को इस तरफ ले आए तो हो गया 1 अपॉन y स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस dz बाई dx। ये वैल्यू हम लोग इस समीकरण में यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है अतः समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर रख दिया तो हो गया माइनस dz अपॉन dx प्लस tan z इक्वल टू sec x। यहाँ से देखते हैं दोस्तों माइनस को ले लें हम लोग तो हो गया dz अपॉन dx माइनस tan x इंटू जेड इक्वल टू माइनस sec x। ठीक है हम देखते हैं कि ये समीकरण 3 एक रेखिक अवकल समीकरण है, यहाँ स्वतंत्र चर z है, स्वतंत्र चर x है। तो अगर ये रेखिक अवकल समीकरण है तो इसका समाकलन गुणांक याद करेंगे दोस्तों। इसका समाकलन गुणांक याद कर लेते हैं, इसे इस तरह लिखा जा सकता है कि dz अपॉन dx प्लस pz इक्वल q, जहाँ p की वैल्यू होगी माइनस tan x और q की वैल्यू होगी माइनस sec x। इसका समाकलन गुणांक इस प्रकार हो गया e की पावर समाकलन p dx, p का मान पुट कर दिया हमने दोस्तों। ठीक है ये माइनस इंटू तो ये दोस्तों ये वैल्यू होगी e की पावर माइनस log sec x, यानी इसे लिखा जा सकता है e की पावर log cos x। यहाँ e और log ये एलिमिनेट हो जाएंगे, यहाँ से बचेगा सिर्फ cos x, तो यहाँ बचा सिर्फ cos x। ठीक है दोस्तों अतः इस समीकरण 3 का हल होगा समाकलन गुणांक इंटू जेड, समाकलन गुणांक इंटू जेड इक्वल टू समाकलन गुणांक इंटू क्यू इंटू dx। ठीक है दोस्तों ये वैल्यू पुट कर दिया हमने, ये वैल्यू पुट कर दिया समाकलन गुणांक की वैल्यू cos x, और ये देखिए यहाँ से माइनस हम लोग बाहर ले लें क्योंकि cos x इंटू sec x की वैल्यू थी 1 और ये माइनस, तो ये वैल्यू की माइनस 1 और ये में हमने सोल्व कर लिया तो z इंटू cos x इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, यानी z की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली। z का मान पुट कर देते हैं तो z का मान रखने पर 1 अपॉन y cos x इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। दोस्तों यही दी गई अवकल समीकरण का हल है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि दी गई रैखिक प्रोग्रामन समस्या को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफीय विधि से हल करना है, ये उद्देश्य प्रश्न दिया है, इसको न्यूनतम करना है। ये प्रतिबंध दे दिए 1 और 2, ठीक है, और ये ऋणात्मक प्रतिबंध दे दिए, यानी यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें इसको मिनिमम करना है, ग्राफीय विधि से इसको सोल्व करना है दोस्तों। बिल्कुल ग्राफीय विधि से करते हैं। दी गई ये जो असमीकाएं दी गई हैं, ये जो असमीकाएं दी गई हैं, इनको हम लोग समीकरण में बदलते हैं। पहले प्रतिबंध से लिख दिया तो हो गया x प्लस 2y बराबर 10, ये समीकरण 1 हो गया, और ये समीकरण 2 दूसरे प्रतिबंध से। अब समीकरण 1 से हम लोग
इस तरह से लिख लिया हमने। अब इससे हम एक टेबल बनाएंगे, एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करेंगे, यानी दो बिंदु ज्ञात करना है, बहुत ईजी में ज्ञात करेंगे दोस्तों। इस प्रकार कि इस समीकरण से हम लोग इस तरह से लिख लीजिए, एक्स ये वाई, एक बार वाई का मान 0 ले लीजिए, एक बार एक्स का मान 0 ले लीजिए, बहुत ईजी में सोल्व कर पाएंगे हम लोग। तो दोस्तों जब y का मान 0 हो गया तो x बराबर 10, जब x का मान 0 हो गया तो y बराबर 5। कहते हैं एक बिंदु दिया हमारे पास ये हो गया और दूसरा बिंदु ये हो गया, माना ये बिंदु है, ये तो a है, और ये जो दूसरा बिंदु है ये b है, ठीक है। इसी प्रकार अब हम समीकरण 2 से ज्ञात करेंगे। 2 से ज्ञात करें तो हम लोग टेबल बना लेते हैं। ये टेबल बना लिया, एक बार y बराबर 0, एक बराबर x बराबर 0। जब y बराबर 0 किया तो x बराबर आ गया 8, जब x बराबर 0 किया y बराबर आ गया 6। इस प्रकार हमें एक बिंदु ये मिल गया, ये बिंदु ए बी, तो इस बिंदु कह देंगे बिंदु सी है, ये बिंदु कह देंगे बिंदु डी है, ठीक है। और हम अब ग्राफ बनाएंगे दोस्तों। ग्राफ बनाने तो दोस्तों इस प्रकार हमें ग्राफ मिल जाएगा। ये सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहां से देखते हैं बिंदु ए दोस्तों, बिंदु ए ये बिंदु हो गया 10 और 0, और बिंदु बी ये हो गया। इसी प्रकार ये बिंदु सी और बिंदु डी, ग्राफ बनाया दोस्तों हमने। प्रश्न कह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन भी है, इसका मतलब x का मान इस तरफ पॉजिटिव ही होगा, इस तरफ पॉजिटिव ही होगा, राइट है। कह रहा है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये इस तरह से ही होगा, इस तरह से होगा। एक इसके लिए कह रहा था, जो प्रतिबंध एक दिया है उसमें कह रहा है, और इसका मतलब ये इस तरह से वैल्यू होंगी। और प्रतिबंध 2 में देख लीजिए एक बार, ये तो कह रहा है कि ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये तो ग्रेटर देन आएगा, और ये लेस देन आ रहा है, तो दोस्तों ये लेस देन आ जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ा देते हैं हम लोग। तो ये तो ग्रेटर देन हो गया, और ये इस तरह से लेस देन हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इनके बीच का क्षेत्र देखें हम लोग, बीच का क्षेत्र इस तरह से देखें हम लोग, इस तरीके से देखें तो ये जो रीजन बच रहा है ये हमारा सुसंगत हल क्षेत्र है दोस्तों, सुसंगत हल क्षेत्र है। इस बिंदु के निर्देशांक हैं डी, ये बिंदु है, सॉरी ये बिंदु है बी, ये बिंदु है डी, ये बिंदु है बी, ये है डी, और ये सपोज ये बिंदु है ई। अब हमें इस बिंदु ई के निर्देशांक ज्ञात करने से सबसे पहले हमारे सॉल्यूशन होंगे इन्हीं तीन ही बिंदुओं पर, बिंदु बी, बिंदु डी और बिंदु ई पर, यानी इन पर जो उद्देश्य फलन का मान होगा वो हमारा अधिकतम या न्यूनतम जो ज्ञात करना चाहते हैं वो होगा। सुसंगत हल यही है। ये जो किनारों पे ये जो बिंदु हैं, यहाँ ये जो वैल्यू आएंगे एक्स और वाई की, हम उद्देश्य फलन में मान रखेंगे, वहीं से हमारा इष्टतम हल हमें मिलेगा दोस्तों। तो इस बिंदु ई के निर्देशांक अभी हमें पता नहीं है दोस्तों, ज्ञात कर लेते हैं, बहुत ईजी में ज्ञात करते हैं। चित्र में छायांकित भाग सुसंगत हल क्षेत्र है। बिंदु ई के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 को समीकरण 3 से गुणा कर समीकरण 2 में से घटाने पर, देखो दोस्तों घटा देते हैं, ये लिख दिया हमने, घटा दिया इस तरह से, तो हमें मिलेगा -2y बराबर -6, यानी y बराबर 3। जब y बराबर 3 मिल गया, इसको समीकरण 1 में मान रख दें तो हमें मिल जाएगा x का मान x बराबर 4, ठीक है। तो अतः हमें बिंदु ई के निर्देशांक हो गए 4 और 3, बिंदु ई के निर्देशांक हो गए 4 और 3। अतः अब हम मान ज्ञात कर लेते हैं। ये तो हो गए हमारे पास बिंदु बी, डी और ई, और ये हमारा उद्देश्य फलन है। यहाँ x और y का मान पुट कर देते हैं, 0 और 5 पुट किया, इस तरह से हमें मिल गया 2500। बिंदु ई पर हमें मिल गया 2300, और बिंदु डी पर हमें मिल गया 3000। हमें तो प्रश्न कह रहा था कि न्यूनतम मान ज्ञात करना है, क्योंकि न्यूनतम मान तो 2300 है, किस पे, बिंदु ई पर। अतः z का न्यूनतम मान बिंदु ई यानी उसके निर्देशांक 4 और 3 पर 2300 है। यही हमें प्रश्न याद करवा रहा था। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। यही इसी प्रश्न में दोस्तों आपको अथवा में प्रश्न पूछा जा सकता है, वो भी रेखिक प्रोग्रामन से ही होगा। दी गई रेखिक प्रोग्रामन समस्या को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। दोस्तों पहले वाले प्रश्न में हमें न्यूनतम ज्ञात करवाया था, इस प्रश्न में हम अधिकतम ज्ञात करेंगे। दोस्तों ये अधिकतम z ये फलन मिल गया, ये प्रतिबंध मिल गया एक, ये दूसरा प्रतिबंध। दोस्तों यहाँ लेस देन इक्वल टू दिया है, और यहाँ भी लेस देन इक्वल टू दिया है, ठीक है। यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इनका उपयोग करते हैं दोस्तों। वही तरीका है हमारा। सबसे पहले हम दिए गए प्रतिबंधों में जो ऐसे में गए हैं उनसे हम समीकरण में बदलेंगे, फिर बिंदु प्राप्त करेंगे 4 बिंदु, और फिर हम रेखाएं बनाएंगे, बीच का सुसंगत हल क्षेत्र ज्ञात करेंगे, और फिर हम सॉल्यूशन देखेंगे कौन से बिंदु पे मिलेगा। देखो दिए गए समीकरणों को समीकरण में बदलने पर ये 1 और ये 2, माना समीकरण 1 समीकरण 2 है, इनके लिए हम लोग बिंदु प्राप्त करते हैं समीकरण 1 से। इस तरह से दिया जब एक बार जब y बराबर 0, एक बार x बराबर 0। जब y बराबर 0 तो x बराबर 15, और जब x बराबर 0 तो y बराबर 10। तो ये एक बिंदु a, ये बिंदु b हमने कह दिया। इसी प्रकार समीकरण 2 से हम लोग याद कर सकते हैं। ये हमने टेबल बना लिया, एक बार y बराबर 0, एक बराबर x बराबर 0, तो एक बिंदु मिल गया हमें 10 0, एक बिंदु मिल गया 0 20। सपोज ये बिंदु c, ये बिंदु d, ठीक है।
दोस्तों अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ ड्रा कर लिया तो ये सपोज ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, ये बिंदु सी, ये बिंदु डी। दोस्तों प्रश्न में कह रहा है, ऋणात्मक प्रतिबंध से कह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये इस तरफ से वैल्यू होंगी, ये इस तरफ से वैल्यू होंगी, और बाकी ये लेस देन है तो इस तरह से और ये इस तरह से। दोस्तों ठीक है, इनका बीच का जो कॉमन क्षेत्र यही हो गया। दोस्तों यही हमारा सुसंगत हल क्षेत्र है और हमारा हल ये बिंदु ये या फिर ये या फिर ये या फिर ये इन्हीं पे मिलेगा। दोस्तों ये बिंदु सी है, इसके निर्देशांक हमें पता है, ये मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक हमें पता है, ये बिंदु बी है, इसका निर्देशांक हमें पता है, ये बिंदु सपोज ये ई है, इसके निर्देशांक पता नहीं है, वो ज्ञात करते हैं। दोस्तों अभी ज्ञात कर लेते हैं, जैसे अभी पहले वाले प्रश्न में किया था, जस्ट वैसे ही चित्र में छायांकित भाग सुसंगत हल चित्र है। बिंदु ई के निर्देशांकों के लिए समीकरण 2 को 2 से गुणा कर समीकरण 1 से घटाने पर घटा देते हैं। दोस्तों इस प्रकार लिख लिया, घटा दिया तो हमें मिल गया 4y बराबर 20 यानी y बराबर 5। ये y का मान समीकरण 2 में रख दें तो हमें मिल गया x बराबर 15/2। दोस्तों हमें बिंदु ई के निर्देशांक मिल गए हमें, अतः बिंदु ई के निर्देशांक है 15/2 और 5। अब हम बिंदु ओ बी सी और ई पर z का मान ज्ञात करेंगे, ज्ञात कर लेते हैं। दोस्तों ज्ञात करते हैं, ये हमने लिख दिया इधर बिंदु, इधर z उद्देश्य फलन। बिंदु ओ पर फलन का मान हो गया 0, बिंदु सी पर फलन का मान हो गया 20, बिंदु ई पर फलन का मान हो गया 30 और बिंदु बी पर फलन का मान हो गया 30। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बिंदु हमारे पास एक एक्सिस पे आ रहा है, ये वैल्यू भी हमारे पास सेम आ रही है, तो एक एक्सिस पे नहीं आ रही, इसलिए हम लोग इस वैल्यू को लेंगे और अतः हमारा सॉल्यूशन हो गया बिंदु ई 15/2 5 पर और इस बिंदु पर z का अधिकतम मान 30 है। तो हमने दोनों ही लिख दिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम इन्हें सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों आज हमने देखा कि हम किस तरह से हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका क्या प्रकार होगा और हमें किस तरह से इनको सोल्व करना। दोस्तों हमने आज सीखा कि बहुत डिटेल से हम इनका सोल्यूशन दे सकते हैं। बहुत इजी वाले प्रश्न आते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं आते हैं। बस हमारी एक समझ होती है कि हम किस तरह से उन्हें देखते हैं, किस तरह से सोल्व करना चाहते हैं। दोस्तों बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मैथमेटिक्स में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आने वाली एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।